नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल सुई सुन पर। और जो मेहमान हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं, मैं उनको तकरीबन अब 20 साल से जानता हूँ। वो मेरे सीनियर हैं लॉ स्कूल से, और अपने आप में एक बहुत ही श्रेष्ठ अधिवक्ता हैं। बहुत ही कम उम्र में मैं समझता हूँ कि 2 दशक की उनकी लगभग प्रैक्टिस रह चुकी है, और वो सुप्रीम कोर्ट के गलियारों की शोभा बढ़ाते हैं। वहाँ पे तरह-तरह के मुकदमे डील करते हैं। और कॉलेज टाइम से लेके अभी तक मैं समझता हूँ कि उन्होंने इतने छात्रों के जीवन में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट लाया है, सुधार किया है। तो ज्यादा समय न लेते हुए मैं उनका स्वागत करना चाहूंगा इस मंच पर। राहुल नारायण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल सुई सुन पर। और बहुत बहुत धन्यवाद बुलाने के लिए। और कुछ भी सवाल जवाब की जो हमारी शुरुआती प्रथा होती है, उसको प्रारंभ करने से पहले हमेशा मैं एक छोटा सा सवाल करता हूँ कि कानूनी दायरे में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अपना थोड़ा अपने जन्म स्थान के बारे में बताएं। आपकी शुरुआती पढ़ाई कहाँ हुई, और वो कौन सा रोचक मोड़ रहा आपके जीवन में जिसने आपको ये अंदर से आवाज दी या ये गुहार लगाई कि अब आपको वकील बनना है, आपको वकालत करना शुरू करने से पहले मैं आपसे 2 बात कहना चाहूंगा। एक तो मैं आपसे बहुत इम्प्रेस्ड हूँ आपसे, क्योंकि जो आपने ये किया है कार्यक्रम, ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। इससे मुझे लगता है कि मैं भी सीखता हूँ और हम सब सीखते हैं और लोगों के एक्सपीरियंसेस से, और ज़्यादा से ज़्यादा इससे कह सकते हैं फूड फॉर थॉट पे मिलता है कि लोगों की जो डिफरेंट जर्नीज हैं वकालत में, किन लोगों ने कैसे किया। तो हमारे लिए, अपने लिए भी ये ज़रूरी है। मेरे लिए भी ये बहुत अच्छी बात है कि आपने मुझसे बात करी, क्योंकि आपके आपके क्वेरी के बाद मैंने भी अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचा। हम वकील जो होते हैं पूरी जिंदगी औरों की जिंदगी एनालाइज करते हैं, औरों की फैक्ट एनालाइज करते हैं केसेस के, जी। लेकिन अपनी जर्नी के बारे में नहीं सोचते। मैं चाहता हूं, क्योंकि मैं आपको सच बताऊं तो मैंने भी अपने इसकी वजह से आपके सवालों को और इंटरव्यूज में आपके सवालों को देख के मैंने भी सोचा अपनी जिंदगी के बारे में, ताकि मैं अगर किसी के कुछ काम आ सके तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेरे को तो ये लगता है कि किसी को मेरी तरह नहीं बनना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर किसी को कुछ सीख मिलती है तो बहुत अच्छी बात है। मैं Anyway, आपके शुरू करने से back to your पहले थोड़ा सा question। बस ये कहूंगा कि राहुल जी बहुत कम हाँ, ऐसा लोग जानते हैं कि हमेशा से छात्रों के लिए एक मार्गदर्शक रहे हैं। और एक छोटे सा वाक्य राहुल जी के शुरू करने से पहले बोलूंगा कि जितने राहुल जी के नोट्स हुआ करते थे, वो हमने बहुत यूज किए हैं बतौर जूनियर, और उनसे हम लोग को बहुत फायदा रहा, क्योंकि हमेशा से हमेशा वो अपने जूनियर्स का मार्गदर्शन करते रहे, सभी लोगों का, चाहे वो फैकल्टी रही हो चाहे खुद रहे हो। तो मैं समझता हूँ कि जो एक आपकी जो एक इंटेलेक्चुअल प्रतिभा है, उसको मैं जितना उसका मूल्यांकन करूँ उतना कम है। तो राहुल जी, आप माफी चाहूंगा हस्तक्षेप करने के लिए आपके बीच में। मंच अब आपका है, प्लीज आप बताएं अपनी शुरुआती जर्नी के बारे में और कैसे आपने वकील बनने की सोची। अब मैं आपसे और भी ज्यादा इम्प्रेस्ड हूँ, क्योंकि आप मेरी गंदी हैंडराइटिंग को समझ पाए। एनीवे, मेरा जन्म दिल्ली में ही हुआ है। मैं पूरी जिंदगी दिल्ली में ही रहा हूँ। जब मैं कुछ साल बाहर रहा था कॉलेज के टाइम पे, बट मेरी एजुकेशन मॉडर्न स्कूल बाराखंबा रोड में हुई है। मैंने वकालत एमिटी लॉ स्कूल से करी है, आईपी यूनिवर्सिटी में, जो एफिलिएटेड जो एमिटी लॉ स्कूल था। मैं उसके फर्स्ट बैच का हूँ। सो जब मैंने वो कंप्लीट किया, उसके बाद मैंने मास्टर्स करी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। फिर मैंने कुछ साल वापस हिंदुस्तान में प्रैक्टिस करी कॉर्पोरेट लॉ की। फिर मैं लंदन चले गया, वहाँ पे मैं एक डेढ़ साल मैंने कॉर्पोरेट लॉ प्रैक्टिस किया। फिर 2009 से मैं हिंदुस्तान में वापस हूँ, दिल्ली में वापस हूँ, और सुप्रीम कोर्ट में मैं एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड हूँ। तो मेरी जर्नी दिल्ली में ही प्राइमरीली स्थित है। और तो वकालत का जी ये, जी। हाँ ना जी, नहीं मैं वही जो पूछ रहा था हमारा, कि जी, क्या क्या सोचा उस वक्त जब आप स्कूल में थे, मॉडर्न बाराखंबा में थे, कि अब मैंने एलएलबी करनी है, वकील बनना है या समाज सेवा करनी है? वो क्या सोच थी, क्या धारणा थी आपकी, जो आपको एमिटी लॉ स्कूल की तरफ एलएलबी करने के लिए जो आपने रुख किया, उसकी क्या वजह रही? देखिए ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत फॉर्चुनेट होते हैं, जो उनको बचपन से पता होता है कि वो जिंदगी में क्या करना चाहते हैं। मैं ऐसा नहीं था। मैंने मेरे को तो इनफैक्ट काफी कह सकते हैं कि वकालत में ऑलमोस्ट फेल इनटू बाय एक्सीडेंट। मैंने जी 12वीं में साइंस विद इकोनॉमिक्स ले रखी थी, विच मीन सारे ऑप्शंस खुले हुए थे। मेरा फर्स्ट प्राइमरी इंटरेस्ट उस टाइम पे इंजीनियरिंग का था, कि मेरे फादर इंजीनियर हैं, मेरे दोनों ग्रैंडफादर इंजीनियर हैं, मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर भी इंजीनियर थे। तो मेरे को लगा इंजीनियरिंग इज अ गुड फील्ड टू गेट इनटू। जी और वकालत के बारे में, मेरी बुआ वकील हैं, हम काफी वकीलों को जानते हैं, लेकिन कभी मैंने इसको सीरियसली बहुत ज्यादा कंसिडर नहीं किया। तो जब जब मैंने बोर्ड एग्जाम के बाद मैंने मेरी इंजीनियरिंग में मेरी एंट्रेंस हो गई। मैं पहले एक साल में इंजीनियरिंग पढ़ा हुआ हूँ। लेकिन फिर जब मेरे को उस टाइम पे भी लगता था कि इंजीनियरिंग में मेरे को इतना इतना चाव नहीं था, इतना इंटरेस्ट नहीं था जितना और फील्ड में था। तो वकालत पीछे बैकग्राउंड में कहीं पे था। और जब ये आईपी यूनिवर्सिटी खुली, जब 99 में जब ये आईपी यूनिवर्सिटी का पहले एडवर्टीजमेंट आए, तब मैंने ऐसे ही आउट ऑफ द ब्लू एंट्रेंस एग्जाम देने का वो कर दिया। मैंने वो फॉर्म भर दिया। मैं अपने इंजीनियरिंग कॉलेज से, वो पुणे में था, तो पुणे से दिल्ली में मैं फ्लाई किया, एग्जाम दिया, वापस चला गया एग्जाम देने के लिए। और जब रिजल्ट आया तो पता चला कि मैंने जो आईपी यूनिवर्सिटी का पहला एग्जाम था वो मैंने टॉप किया था। तो फिर उसके बाद यही डिसाइड हो गया कि ठीक है, शायद यही यही मेरे लिए ठीक है।
ये फील्ड मेरे लिए है। और मैं एक और बात कहना चाहूंगा, एटलीस्ट और लोगों की वजह से, और लोगों की एक्सपीरियंसेस हैं कि उन्होंने क्या सोच समझ के किया। मेरा इतना ज्यादा सोच में नहीं था, क्योंकि मैंने हमेशा से यही सोचा कि मुझे वो करना चाहिए जिसमें मेरी इंटरेस्ट है, जो रुचि है उसको मैं अपने फॉरवर्ड करना चाहता था। तो मैंने इसके बारे में नहीं सोचा कि प्रोफेशनली कि किस तरीके डायरेक्शन में जाना चाहिए, कि मैं कॉर्पोरेट लॉयर बनूं या मैं क्रिमिनल लॉयर बनूं, या मैंने उसके बारे में नहीं सोचा। मैंने बस सोचा मुझे वकालत इंटरेस्टिंग लगती है, मैं इसलिए करूंगा। तो मुझे लगता है कि अब अगर इतने जानकारी आज लोगों के पास है, वो इन्फॉर्म डिसीजन लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर ऐसे भी चलते हैं तो ऐसे भी हो सकती है चीज़। राहुल, आपने बड़े अच्छे तरीके से बात रखी कि आप इंजीनियरिंग कर रहे थे और इंजीनियरिंग के बीच आपने ये फैसला लिया कि अब आप वकालत की पढ़ाई करेंगे। और क्योंकि ये तो मुझे भी पता है बखूबी कि आप लोग फर्स्ट बैच थे, तो थोड़ा सा इस बारे में बताएं कि फर्स्ट बैच जब होता है किसी भी कॉलेज का, जो नया कॉलेज खुलता है, और उस टाइम आप मेरे ख्याल से 1999 में आपने दाखिला लिया एमिटी लॉ स्कूल में, जो कि दिल्ली का पहला 5 वर्षीय लॉ स्कूल था। उससे पहले दिल्ली में ऐसा कोई 5 वर्षीय लॉ का प्रोग्राम नहीं था, और हिंदुस्तान में भी ये बहुत एक नई प्रथा थी। मेरे ख्याल से नेशनल स्कूल 88 में खुला, उसके बाद 10 ऑलमोस्ट एक डेकेड के बाद ऐसा सोचा गया हमारे देश में कि 5 साल का जो लॉ स्कूल है एक अच्छा ट्रेंड है, एक सक्सेस इसकी रेप्लिकेट करनी चाहिए बाकी देश में। तो तरह तरह के 5 साल के लॉ स्कूल के प्रोग्राम आने शुरू हुए थे, पर बहुत ज्यादा नहीं थे हमारे वक्त में। और चूंकि आप पहले बैच के थे, तो जो 5 साल का जो आपकी जर्नी रही लॉ स्कूल में, और जब आप पहला बैच होते हैं तो आपके कंधों पे बहुत ज्यादा उत्तरदायित्व होता है, जिम्मेदारी होती है। एक तो खुद को संवारने की, क्योंकि आपको अपने आप को मार्केट में प्रोजेक्ट भी करना है, प्रूव भी करना है। तो वो जब आप 5 साल पढ़ रहे थे, तो वो कितना प्रेशर और स्ट्रेस था आपके ऊपर? क्योंकि ये सवाल मैं आपसे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमारे ऐसे बहुत बच्चे हैं आज भी जो प्रोग्राम देखते हैं, जो कि आज मैं कहूंगा कि नॉन स्टैब्लिश तो मैं नहीं कहना चाहूंगा, पर ऐसे लॉ स्कूल्स हैं जो खुद समझते हैं कि लोगों को उनके नाम के बारे में कम पता है, या छोटे शहरों से या टियर 2 या टियर 3 शहरों से वो आते हैं, और उनमें थोड़ा सा एक मैं कहूंगा कि आत्मविश्वास की कमी रहती है, कॉन्फिडेंस की थोड़ी सी कमी रहती है। तो आप क्योंकि फर्स्ट बैच से थे एमिटी के, 5 साल का आपने सफर किया, उसके बाद फिर आपने निर्णय किया कि आप ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में आपका दाखिला हुआ, जो दुनिया की एक नामी गिरामी यूनिवर्सिटी में से है। और ऑक्सफोर्ड का सफर आपका मैं बाद में आपसे डिस्कस करूंगा, पर जो 5 साल में आपका जो स्ट्रेस एक मोड था, या जो मानसिकता थी आपकी कि मैं एक फ्रेश लॉ स्कूल में हूँ, मैं एक पहला बैच हूँ, उसको आपने कैसे डिसाइड किया और उसको आपने कैसे हैंडल किया? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। मैंने भी इसके बारे में कल जब मैं सोच रहा था इसके बारे में, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था मेरे मेरे लिए और हमारे पूरे बैच के लिए। हमें लगता था कि हमें कुछ प्रूव करना है जिंदगी में, है ना। हमारे से पहले जो 5 ईयर लॉ स्कूल थे वो सिर्फ नेशनल लॉ स्कूल था, और हम सबको लगता था कि हम वो तो मतलब बहुत ही सबसे भारत के सबसे सुपीरियर लॉ स्कूल के हैं, सब बच्चे कितने पॉलिश्ड हैं। जब उनको हम मूड कोर्ट में मिलते थे तो हमें लगता था कि कितने एक्सेलेंट है हम लोग। तो कुछ भी कंपैरिजन में हमें लगता था कि हमें कमी है। तो उसकी वजह से हम लोगों ने पढ़ाई में भी और कॉलेज कंपटीशन में भी बहुत कोशिश करी कि हम जितना अच्छा कर सकते हैं कर सकें। और पर्टिकुलरली इंटर्नशिप्स में मैं ये जानता हूं कि जब हमारी इंटर्नशिप्स पहली बार हुई थी 2002-2001 के बाद, मतलब उसके पहले कोई ना कोई छोटे मोटे लोग करते करते थे, बट ज्यादातर लोगों ने 2002 के आसपास शुरू किया होगा, सेकंड थर्ड ईयर में। तब लोगों ने जितने भी जनों को मैं जानता हूँ, सब लोगों ने बहुत बहुत मेहनत करी इसमें, दिखाने के लिए कि हम ये कर सकते हैं। और हमने ये ऐसे भी कोशिश करी कि जिसे कहते हैं वर्चुअस साइकिल कॉलेज में स्टार्ट हो। तो हम लोगों ने डिलिबरेटली ये एफर्ट किया कि हम अपने जूनियर से रीच आउट करें, उनकी अगर हम कोई हेल्प कर सकते हैं तो उनकी हेल्प करें। हमने बहुत दोस्तियां भी करी। हम तो अब तो हम सीनियर जूनियर की बात तो मतलब कॉलेज में तो बहुत पुरानी बात हो गई, अब तो सब दोस्त हैं। लेकिन ये हमने डिलिबरेटली एक एफर्ट जान के ये किया था, ताकि इससे मतलब ये हम सबका वो है, सबका फायदा भी है और ये अच्छी बात भी है। इसलिए मुझे लगता है कि हमारा जो हमारे बैच का पर्टिकुलरली जो हमारी फैकल्टी के साथ और हमारे डायरेक्टर साहब के रिलेशन थे वो बहुत क्लोज थे, और आज भी कई तरह में बहुत क्लोज हैं। तो हम लोगों ने पूरी कोशिश करी, जितने भी हम कोशिश कर सकते थे कि कॉलेज का हम कुछ कर सकें। और मुझे लगता है कि अब हमें लगता है कि क्वालिटी में हमें हमारे बैच में हमारे कॉलेज के लोगों में क्वालिटी में इतना फर्क नहीं है। कई बार क्या होता है, एक एग्जाम जिंदगी में जो आपने 17 या 18 साल की उम्र में दिया है डजंट डिसाइड द कोर्स ऑफ योर लाइफ। अगर आप अपने लिए अपने मेहनत करते हैं और अपने लिए अपने आप को सही अप्लाई करते हैं तो आप कहीं पर भी पहुंच सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि आपको किसी कॉलेज का थप्पे की जरूरत है। आपने बहुत बखूबी से राहुल जी ये बात रखी है, स्पेशली जो हमारे यंग स्टूडेंट्स होते हैं उनको ये बात मैं समझता हूँ काफी हद तक समझ आएगी। तो राहुल जी, अगला सवाल ये करना चाहूंगा कि अब आपने 5 साल बहुत मेहनत की, आपने उसको उत्तीर्ण किया अपने प्रोग्राम को, एलएलबी के दीक्षांत को, और उसके बाद
आपने ये निर्णय लिया कि अब आपको विदेश में जाके पढ़ाई करनी है, तो वो कौन सा पड़ाव था लॉ स्कूल की जर्नी का आपके इन 5 सालों में कि जहां आपको लगा कि आपको तुरंत नौकरी नहीं करनी, आपको आगे जाके और अध्ययन करना है? और ऑक्सफोर्ड में जो आपका जाने का निर्णय रहा, वो आपने कैसे? देखिए, एक तो मैं आप पहली बार तो ये कहूँगा कि उस टाइम पे तो ऑल्दो मेरे को लगता है कि अभी मेरी सोच गलत है। उस टाइम पे हमें इस बात का ये डर था कि पता नहीं हम एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी के कॉलेज के लॉ स्कूल के पहले हम सपूत हैं, पता नहीं हमारा क्या होगा। शायद हमें किसी और चीज़ की थप्पे की ज़रूरत है, जो मेरे को लगता है थप्पे की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन उस टाइम पे लगता था कि थप्पे की ज़रूरत है, दैट वाज़ वन फैक्टर। सेकंड फैक्टर लाइक आई सेड, मेरे लिए प्रोफेशनली मैंने एडवांसमेंट के बारे में इतना नहीं सोचा था, जितना सोचा था कि मुझे वकालत अगर अच्छी लगती है तो मैं इसमें ज़्यादा डेप्थ में जाना चाहता हूँ। इसलिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में मैंने पढ़ी, जो सब्जेक्ट्स मैंने पढ़े, जूरिस्प्रूडेंस, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉज, इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स और कंपैरेटिव फाइनेंशियल लॉ, वो किसी भी एक फील्ड में नहीं थे, अलग अलग फील्ड में थे। जो कुछ भी मुझे इंटरेस्टिंग लगा मैंने मैंने वो पढ़ा। इसलिए वो आई थिंक टू दैट एक्सटेंट मैंने कब डिसाइड किया एज सच, तो मेरे को लगता है कि वो जब मैं इंटर्नशिप्स कर रहा था तो जो और लोगों के मैंने एक्सपीरियंस के बारे में सोचा, तो मैंने सोचा अप्लाई तो करना चाहिए, देखी जाएगी फिर क्या होगा। जी। और जब एडमिशन हो गया फिर तो हम चले ही गए। मुझे लगता है कि जो एलएलएम है उसकी ज़रूरत नहीं है किसी को भी, लेकिन अगर वो करें तो उनकी प्रोफेशनल एडवांसमेंट भी, मतलब इट्स मोर अ पर्सनल एडवांसमेंट जिसे कहते हैं। जैसे हम सब अपने, अगर पूरे ज़िंदगी हम घर पे रहे हैं तो हॉस्टल में रहना अच्छी बात होती है। वैसे अगर हम पूरे ज़िंदगी एक देश में रहें, दूसरे देश में जाके और लोगों के एक्सपीरियंसेस सुन के और लोगों से सीख के जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हो रही हैं फील्ड में, उन सबको जान के, वो सब हमारे लिए अच्छा ही है। प्रोफेशनली भी फ़ायदा हो सकता है और पर्सनली, एक पर्सनल तौर पे भी बहुत अच्छा रहता है, मुझे लगता है। आप भी शायद आप एनवाईयू गए थे? जी, मैं मतलब एक बार आप लोगों ने जब आई थिंक वो कहते हैं ना कि परचम लहरा दिए थे विदेश जाने के, तो हमेशा की तरह आप लोगों को हम गाइडेंस देते थे। और मैं तो सिंगापुर चला गया था क्योंकि एनवाईयू एक प्रोग्राम उस टाइम एनयूएस के साथ लॉन्च कर रहा था, दुनिया का दैट पहला वाज़ एक एक्सीलेंट प्रोग्राम था। प्रोग्राम। जी, इट वाज़ अ ग्रेट प्रोग्राम। जी। तो राहुल, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि जब आप ऑक्सफोर्ड गए, तो वहाँ पे, क्योंकि ऑक्सफोर्ड का नाम तो दुनिया भर में जागरूक है, उसको किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। तो जब आप ऑक्सफोर्ड में पढ़ने गए, तो वहाँ का जो आपका सफ़र रहा, थोड़ा उसके बारे में हमको बताएँ। और हिंदुस्तानी पढ़ाई से एक विलायती जो पढ़ाई है, खासकर जो ऑक्सफोर्ड में की जाती है, वो कितनी फ़र्क है? पढ़ाने का तरीका कितना फ़र्क है? और जो वहाँ पे स्टूडेंट्स की एक अप्रोच होती है पढ़ने की, वो कितनी फ़र्क है? आई थिंक बहुत ज़्यादा फ़र्क है, क्योंकि देखिए, जैसे हमारे कॉलेज में ना कई बार एक स्कूल टीचरिज्म सॉर्ट ऑफ आ जाता है कि आपको कुछ चीज़ें पढ़ के सुनाते हैं, या आप कुछ चीज़ें डिक्टेट कराते हैं, वो आप लिख लेते हैं आपके बारे, और आप क्वेश्चन उस पे, एग्जाम उस पे आते हैं, तो फोकस आपका उस पे रहता है। यहाँ पे बाहर इतना वो नहीं रहता। वो दे गिव रीडिंग लिस्ट देते हैं वो लोग, वो सब लोग पढ़ के आते हैं, और प्रॉपर डिस्कशंस होते हैं उसमें। और जो सवाल पूछते हैं इवेंचुअली जो एग्जाम में आते हैं, वो नेसेसरली वो सवाल नहीं होते जो डिस्कस किए हुए होते हैं। आपको सोचना सिखाते हैं। जैसे हमने अपने लॉ स्कूल में प्राइमरीली वकालत सीखी। ऑक्सफोर्ड में मैंने वकालत के बारे में सोचना सीखा। ज़्यादा जो हम सब्जेक्ट सीखे वो तो हम सीखे ही, लेकिन किस तरीके से लीगल प्रॉब्लम को अप्रोच करते हैं, क्या किस तरीके से वो करते हैं, वो उसमें काफ़ी फ़र्क था। वो आई थिंक इट इज़ क्वाइट अ यूज़फुल लर्निंग। और जैसे ऑक्सफोर्ड में पर्टिकुलरली एक ट्यूटोरियल सिस्टम होता है, वेयर आप 1 टू 1 या 2 टू 1 के उसमें आप दायरे में आते हैं किसी प्रोफ़ेसर के। मेरे प्रोफ़ेसर थे जूरिस्प्रूडेंस में जॉन फिनिस, जो बहुत बहुत फ़ेमस लीगल फ़िलॉसोफर हैं। और मेरे जो कॉलेज में जो मेरे ट्यूटर थे, वो उनका नाम था डैपो अकांडे। ही इज नाउ द करंट ब्रिटिश एंड नाइजीरियन कैंडिडेट फॉर द इंटरनेशनल लॉ कमीशन। तो ये बहुत प्रोमिनेंट और प्रोमिनेंट प्रोफेसर्स भी थे और इंटेलेक्चुअल्स भी थे। और इनकी उन्होंने भी हमें हमें सोचना सिखाया, और हमारी सोच को डेवलप करने की बातें भी करी। और जिस तरीके से हमारे जो डिस्कशन होते थे, वो हमारे लिए जनरली बहुत अच्छा रहा सब लोगों के लिए। तो एक्सपीरियंस वाज ग्रेट। और जो जिन जिन लोगों से आप मिलते हैं, जैसे हम दुनिया में कितने कितने देशों से लोग वहाँ पे आते हैं, और इंग्लिश इंग्लिश लोग ऑब्वियसली भी होते हैं, तो हम ये मेक फ्रेंड्स विद पीपल ऑफ डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट नेशनैलिटीज, यू आर एबल टू ब्रेक द आइस मोर इजीली। और वही मुझे लगता है कि आजकल इतनी एडवांटेज है इंटरनेट की वजह से कि हमें अपने आप को कन्फाइन करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। राइट। आपका करियर आपको हिंदुस्तान में रख सकता है, आपका करियर आपको बाहर ले जा सकता है। आप अपने इंडिया में बैठे-बैठे आपको फॉरेन लॉ की बहुत ज़रूरत पड़ सकती है, और पड़ती भी है। हम लोग तो बहुत यूज़ करते हैं फॉरेन लॉ को सुप्रीम कोर्ट में। तो अगर आपको उसका एक्सपोज़र है नई चीज़ों का, तो बहुत अच्छी बात है, आपके लिए अच्छी बात है, और सबके लिए अच्छी बात है, मुझे लगता है। आपने बड़ी अच्छी बात रखी राहुल जी, क्योंकि एक तरह का मेल्टिंग पॉट है। दुनिया के देश दुनिया से लोग आते हैं वहाँ पे, अलग अलग
दोस्तों से, लोगों से आपको मिलना मिलाना होता है, जागरूकता बढ़ती है, सिर्फ अपने बारे में नहीं, दूसरे देशों के बारे में, उनके कानून के बारे में मैं समझता हूँ। ये और जहाँ आपने बताया कि जो फैकल्टी रहती है वहाँ पे, उनका जो एक ओरिएंटेशन है, जो इनका एक तरीका है पढ़ाने का, और खुद भी टीचिंग प्रोफेशन से अपने आप को जोड़े रखने का, वो हम लोग के देश से मैं समझता हूँ थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है। तो उससे एक जो अच्छी बात होती है कि स्टूडेंट्स भी बेनिफिट होते हैं और टीचर्स भी बेनिफिट होते हैं, क्योंकि लर्निंग और जो टीचिंग का प्रोफेशन है, बड़ा म्यूचुअली बेनिफिशियल प्रोफेशन है। जब तक आप की खुद की सोच नहीं होगी किसी को सिखाने की या खुद सीखने की, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते, मेरा ऐसा मानना है। तो ऑक्सफोर्ड में आपने पढ़ाई की, उसके बाद आप वहाँ की बहुत बड़ी फर्म है इंग्लैंड की, हर्बर्ट स्मिथ, उसमें आपको ब्रेक मिला, आपने वहां से अपना, मेरे ख्याल से आपने अपना लीगल करियर शुरू किया, तो उसके बारे में जरा हमें कुछ बताएं। एक्चुअली दैट्स नॉट क्वाइट ट्रू। मेरा लीगल करियर जो है, अगर आप देखा जाए तो मैंने अपार्ट फ्रॉम अ डिटेल्ड पॉलिसी पोजीशन, मैंने लगभग वकालत की सारी चीजें, मैं कुछ ना कुछ रोल तो किया ही है। मेरी इंटर्नशिप शुरू हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, मीनाक्षी अरोड़ा जी उस टाइम पे, अब वो सीनियर एडवोकेट हैं बहुत प्रोमिनेंट, उस टाइम पे वो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड थी। तो उनके ऑफिस में मैंने अपनी इंटर्नशिप शुरू करी थी 2002 में, और वो मेरे लिए इतना अच्छा एक्सपीरियंस रहा कि मैंने पूरे लॉ स्कूल तक उनके उनके साथ मैं काम करता रहा। एग्जाम टाइम पे मैं ऑफ ले लेता था, बट जी अदरवाइज कॉलेज से मैं हर रोज उनके ऑफिस जा, हर रोज या हर दूसरे दिन उनके ऑफिस जाके मैंने पूरा वो काम किया है। तो मेरी एक्सपोजर जो वकालत का था शुरू से, वो सुप्रीम कोर्ट का ही था। जब ऑक्सफोर्ड में जब मैं करके आया वापस, तब मैंने उनके ऑफिस कुछ टाइम तक ज्वाइन किया, 6 महीने तक। तब तक मैं सोच रहा था कि मैं क्या करूँ जिंदगी में। फिर मैंने हिंदुस्तानी लॉ फर्म एजेड में काम किया। जी एजेड में मैं 1.5 साल तक था। दैट वाज माय प्राइमरी ब्रेक इनटू कॉर्पोरेट लॉ, और वहाँ पे भी मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था। जी उस टाइम पे एजेड की फिलोसफी थी कि वो कम लोगों को लेंगे और उनको, मतलब टू पुट इट माइल्डली, रगड़ देंगे। तो हम लोगों ने, मतलब जो जिस टाइम पे हमारा जो, आई डोंट रिमेंबर स्लीपिंग वेरी मच ड्यूरिंग दोस 2 इयर्स, बट हमने बहुत काम किया, बहुत बहुत कुछ सीखने को मिला, कई नई जी चीजें सीखने को मिली। और मुझे उससे, आई थिंक, जो कुछ भी, फॉर एग्जांपल इवन इफ यू वांट टू बी अ पब्लिक लॉयर, जैसे आप कॉन्स्टिट्यूशन लॉ करना चाहते हैं या कुछ करना चाहते हैं, आपको जरा सा कॉर्पोरेट एक्सपोजर बहुत बहुत जरूरी है। जी अनलेस आपको समझ में, अगर आपको समझ में आए कि फॉर एग्जांपल पैसा कहाँ से कहाँ जा रहा है, कि हम्म, ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है, मूल क्या है, तब जी तक आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी कि वकालत का पर्पस क्या है। हम जी जो जब हम वकालत कॉलेज में सीखते हैं, तब हम बड़े एकेडमिक और कोल्ड ब्लडेड तरीके से सीखते हैं। उसका जो इम्पैक्ट होता है लोगों पे कैसे होता है, उसमें मुझे लगता है कॉर्पोरेट लॉ का भी एक बहुत बहुत बड़ा योगदान है। जी एटलीस्ट मुझे, मेरे लिए एक बहुत रिस्पेक्ट बढ़ा मेरा कैपिटलिज्म के लिए, कि लोग क्या क्या सोचते हैं, कि क्या क्या कंपनी करते हैं, क्या क्या बिजनेस करते हैं, कितनी अच्छी बात है, और कैसे उनकी हेल्प की जा सकती है ना। इट्स अ यूजफुल वे टू थिंक अबाउट थिंग्स हम्म, एंड टू डू दैट। सो आफ्टर आई वाज इन एजेडबी फॉर 2 इयर्स, तब मुझे एक इनका ऑफर आया हर्बर्ट स्मिथ का। तब मैं वापस इंग्लैंड गया 2007-8 में, और आफ्टर वर्किंग इन एजेडबी फॉर सम टाइम, आई वाज हायर्ड एज अ, टिपिकली क्या होता है कि जो इंग्लिश लॉ फर्म्स होती हैं, वो कॉलेज में ही ट्रेनिंग कॉन्ट्रैक्ट दे देती हैं। फॉर एग्जांपल आप सेकंड ईयर में हो गए या थर्ड ईयर में हो गए, आपको जब ग्रेजुएट करोगे तब का ट्रेनिंग कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। जी इसलिए ऑक्सफोर्ड से किसी इंग्लिश फर्म में जाना, इट वाज, दे वर ऑफरिंग मी ट्रेनिंग कॉन्ट्रैक्ट, कि आप 2008-9 में ट्रेनिंग कॉन्ट्रैक्ट करना। तो मैंने कहा कि मैं 3 साल तब तक झक थोड़ा ना मारूंगा। तो इन एनी केस आई वाज नॉट, मेरे लिए तो एक्सपीरियंस की बात ही थी, मैं चाहता था कि बाहर का भी मुझे एक्सपीरियंस हो। एनीवे, सो हाउ इट हैपेंड वाज, मेरे को फिर जब इजेडबी में काम करने के बाद फिर मुझे वहाँ पे मौका मिला हर्बर्ट में जाने का, और वहाँ पे भी एक्सपीरियंस मेरा काफी अच्छा रहा। इट इज अ ग्रेट प्लेस टू लर्न। जैसे जी हिंदुस्तान में हम लोग, हिंदुस्तान में उस टाइम पे एटलीस्ट मुझे लगता है कि जो लॉ फर्म्स थी, वो इसे कहते हैं वाइल्ड वेस्ट काइंड ऑफ हिसाब था, इन द सेंस दैट बहुत सारे फॉर्मेट्स जो थे वो बन रहे थे, जी जो बिकॉज जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही थी, उसमें कई चीजें, नई चीजें हम ट्राई कर रहे थे कॉन्स्टेंटली। जी जैसे मैंने एक इंडिया में एक वन ऑफ द फर्स्ट आर्ट फंड्स आई हेल्प सेट अप एज अ वेरी यंग लॉयर। उसमें के मतलब क्या क्या होता है कि जो आर्ट लोग खरीदते हैं, इट इज क्वाइट एक्सपेंसिव, सो इट्स अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट। इसमें क्या होता है कि लोग तो जैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट होती है, वैसे आर्ट में भी वो इन्वेस्ट करते थे। तो सेटिंग अप दैट स्ट्रक्चर वाज अ ग्रेट डील ऑफ फन, बड़े इंटरेस्टिंग से नई सी चीज थी। इंग्लैंड में क्या डिफरेंस ये था कि वो प्रॉपर एस्टैब्लिश जुरिस्डिक्शन है, वहाँ पे ऑलरेडी काफी फॉर्मेट्स अब हो चुके हैं। सो इन द सेंस, और ऑल्सो इट इज ऑल्सो अ प्लेस ऑफ स्पेशलाइजेशन। नाउ आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल लॉयर्स टू कंसिडर कि वो कितना, किस लेवल तक स्पेशलाइज करना चाहते हैं। जी कई लोग होते हैं जो सोचते हैं कि मैं इस एरिया का बिल्कुल मास्टर बन जाऊं, और वो एक ही एरिया में काम करना चाहते हैं। कुछ और लोग होते हैं मेरी तरह, who actually like being a jack of all trades. I like being challenged by different things at different times.
So it was a great experience. I had a great time in England. I also worked like Ethan Makija on the Tata Jaguar Land Rover acquisition in 2008. और कई वहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग ट्रांजैक्शन में मैंने काम किया, लेकिन मुझे लगा कि मेरे लिए कम से कम इट वाज अ लिटिगेशन वाज प्रोबेबली अ मोर इंटरेस्टिंग थिंग. लाइक आई सेड, मेरी पूरी शुरुआत करियर की पहले 3 साल सुप्रीम कोर्ट में ही बीते एज एन इंटर्न. लेकिन उसमें मैंने इतना सीखा और मुझे इतना इंटरेस्टिंग लगा वो, कि मुझे लगा कि एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड इज अ वेरी गुड थिंग टू बी. आपको unless you want to, you don't have to specialize. बहुत वाइड वैरायटी ऑफ वर्क आती रहेगी. अब इंटेलेक्चुअली इट कीप्स यू अलाइव एंड यू आर वर्किंग ऑन इश्यूज ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, व्हिच आल्सो इज अ ग्रेट हेल्प, आई थिंक. ये आपने बड़ी अच्छी बात बताई राहुल, क्योंकि मैं समझता हूँ जो आपने बताया कि आपका इंक्यूबेशन पीरियड था, लॉ स्कूल से शुरू हो गया, तो आपने सुप्रीम कोर्ट में जाके जो लगातार मीनाक्षी जी के साथ काम किया, इतनी वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, प्रसिद्ध अधिवक्ता हमारे देश की, और बहुत बहुमूल्य केसों में आपने उनका समर्थन भी किया है बतौर एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड ऑल्सो. उसके बाद फिर आप एजेड भी चले गए, आपने वहाँ पे कॉर्पोरेट लॉ की थोड़ी समझ ली, और फिर आपने डिसाइड किया कि 1 साल या 2 साल जो आप हर्बर्ट स्मिथ में रहे, वहाँ पे फिर आपने कॉर्पोरेट किया. तो बड़ा अच्छा ही आपका, मैं समझता हूँ कि ये दौर रहा कि आप वकील, मतलब लिटिगेशन या डिस्प्यूट्स के वकील रहे, फिर आप कॉर्पोरेट में आपने कॉर्पोरेट की समझ ली, फिर आप विदेश जाके थोड़ा और उसकी आपने समझ ली, और आप मल्टीपल हैट्स पहनते हैं, क्योंकि आप अधिवक्ता भी हैं, आप इंग्लैंड सोसाइटी के सॉलिसिटर भी हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. 2010 में आपने वो एग्जाम भी पास किया, और फिर उसके बाद आपने एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का जो एग्जाम होता है हमारे देश का, उसको भी आपने उत्तीर्ण किया. तो इस सवाल को मैं थोड़ा सा ब्रेक करना चाहूंगा कि वकील बनने के बाद, क्योंकि आप सुप्रीम कोर्ट से जुड़े रहे, फिर आप हर्बर्ट स्मिथ से जुड़े रहे, आपने कई वहाँ पे काम किया, डील किया, और जब आप वापस हिंदुस्तान आए, फिर आपने सुप्रीम कोर्ट की जो आपकी जो जर्नी थी, आपने वो प्रारंभ की. तो कई बच्चे हमसे सवाल करते हैं कि सर, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एक तो होता क्या है, और बनते कैसे हैं, और बनने के बाद एक आम अधिवक्ता के रोल से जो एक एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के जो अधिवक्ता का रोल होता है, वो कितना फर्क है? मैं इससे जवाब देने पहले मैं एक और चीज आपसे कहूंगा कि मैंने टीचिंग का भी मुझे काफी एक्सपीरियंस रहा है. जी, वो उस पे भी मैं जब आऊंगा. जी, तो इट वाज आई हैव लिटरली, लाइक आई सेड, ट्राइड एवरीथिंग अपार्ट फ्रॉम अ सीरियस पॉलिसी पोजीशन. मैंने सबको पे अपना हाथ कुछ ना कुछ डाला है, और कई सालों तक मैं एज एन एडजंक्ट प्रोफेसर अपने एमिटी लॉ स्कूल में भी और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली में भी मैंने काफी वो किया है, जो मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है. उसके बारे में बात करूंगा. अब देखिए, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड इज अ ऑर्डिनरी एडवोकेट जिसने एक एग्जाम पास किया है सुप्रीम कोर्ट में, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट में वो फाइल कर सकते हैं. सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई केस फाइल करता है तो उसको एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड होना ही पड़ता है. मतलब एवरीबडी हु कम्स टू सुप्रीम कोर्ट नीड्स एन एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड. मोस्ट केसेस जो सुप्रीम कोर्ट में आते हैं वो डिफरेंट हाई कोर्ट से आते हैं, तो जो वकील होते हैं वो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड को ब्रीफ करते हैं, या क्लाइंट कभी कभी आ जाते हैं, और हम लोग वो केस को फाइल करते हैं. अगर क्लाइंट चाहे तो हम केस सुप्रीम कोर्ट में आर्ग्यू करते हैं, या अगर क्लाइंट चाहे तो किसी सीनियर एडवोकेट को एंगेज करते हैं आर्ग्यू करने के लिए. सो एज सच जो हमारा रोल है इन टर्म्स ऑफ ड्राफ्टिंग, इट इज दैट द सुप्रीम कोर्ट ट्रस्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड के इन लोगों से करवाओ बेसिकली. सो द वे द सिस्टम इज सपोज टू वर्क इज कि जो कुछ भी सुप्रीम कोर्ट में फाइल होता है वो एडवोकेट रिकॉर्ड के हाथों से ही जाता है. या तो मैंने खुद बनाया है, या मैंने इसको सही किया है कि ये सुप्रीम कोर्ट के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है, और जो कुछ भी सर्विस जो कुछ भी जो प्रोसीजरल एस्पेक्ट होता है वकालत का, वो इसमें होता है. अदरवाइज डिफरेंस इज नॉट सो मच. द डिफरेंस, आई थिंक अ मोर इंपॉर्टेंट डिफरेंस, इसके बारे में हम इतना सोचते नहीं है, इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रायल कोर्ट लॉयर, जिसे कहते हैं ओरिजिनल साइड लॉयर्स, एंड अपीलेट लॉयर्स, जैसे जो हम लोग हैं जो अपील की प्राइमरी करते हैं. और ऑफ कोर्स जो रिट जुरिसडिक्शन होती है वो तो दोनों को सॉर्ट ऑफ कंबाइन करती है. लेकिन जो स्किल सेट आपको चाहिए एज अ ट्रायल कोर्ट लॉयर is to one to be able to talk to your clients and get as much information out of them as possible, two to look at all the documentation and to prepare a case. जब मेरे पास एज एन एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड या एज एन अपीलेट लॉयर केस आता है, वो खिचड़ी सॉर्ट ऑफ पकी हुई आती है. अगर दाल में हम लोग जरा सा और मसाला डाल दें वो अलग बात है, लेकिन प्राइमरीली दाल बनी बनाई हमारे पास आती है. उसमें भी स्किल चाहिए होता है, क्योंकि कई बार जो रिकॉर्ड होता है वो बहुत वॉल्यूमिनस होता है, हजारों पेज हमें पढ़ने पड़ते हैं, समझने पड़ते हैं, और कई बार जिसे कहते हैं एक हायर लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन पे आप चले जाते हैं. जैसे आपका जो सिविल सूट है, आपने अपने फैक्ट्स पे आपने वो आर्ग्यू किया, अपने फैक्ट्स पे वो किया. जब अपीलेट स्टेज पे आप लोग आते हैं तो उसमें उसके लार्जर प्रिंसिपल्स पे आप आ जाते हो कई बार, कि कोर्ट को ये करना चाहिए था, या इसमें ये इस तरीके से ऐसा हुआ, इस तरीके से ये ऐसा नहीं होना चाहिए था. तो वो एक डिफरेंट काइंड ऑफ स्किल है. एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का एक, लाइक आई सेड, एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि आपको स्पेशलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि सबको एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड चाहिए. क्या, या चाहे आप क्रिमिनल लॉयर हो, चाहे आप सिविल लॉयर हो, चाहे आप कॉर्पोरेट हो लॉयर हो, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर हो, सबको ये वार्ड चाहिए होता है. तो वो इट्स अ गुड प्लेस टू बी
if you don't want to specialize, although of course you can specialize, कई एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड हैं जो एक पर्टिकुलर टाइप का ही काम करते हैं या कुछ का करते हैं, लेकिन ये इसमें ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि आप सब कुछ कर सकते हो। जी और सुप्रीम कोर्ट में कई एडवांटेज भी रहते हैं, जैसे जो बहुत देश के और बहुत इंपॉर्टेंट केसेस होते हैं और जो बहुत इंपॉर्टेंट वकील होते हैं, जो नामी वकील होते हैं, वो सब सुप्रीम कोर्ट में उनका काफी रहता है। हाई कोर्ट में भी होते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा फोकस सुप्रीम कोर्ट में रहता है। आई थिंक इट्स अनफेयर, क्योंकि कई बार ट्रायल कोर्ट के बहुत लॉयर्स बहुत एक्सीलेंट ब्रिलियंट होते हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द वर्क उनका इतना इतना नाम नहीं आता। जजमेंट्स में फॉर एग्जांपल ट्रायल कोर्ट की रिपोर्ट नहीं होती, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स रिपोर्ट होती हैं, हाई कोर्ट की जजमेंट्स रिपोर्ट होती हैं, उससे बहुत फर्क पड़ता है। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का एक एग्जाम होता है, आपको यू हैव टू बी अ लॉयर फॉर 4 years, देन यू हैव टू गेट अ सर्टिफिकेट ऑफ ट्रेनिंग फ्रॉम एन एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, कि आपको 1 साल आपने और से सीखा कैसे, उसके बाद आप ये 4 एग्जाम देते हैं। उसके आफ्टर यू क्लियर दोज एग्जाम्स, देन यू आर registered in Supreme Court as advocate on record. You have to get your clerk registered as well. After that, you can file in your own name. Everybody, like we have all have codes. My code is 1885, for example. So that code, my signature is there in everything which I file. And that is, like I said, Supreme Court की अगर केस में कुछ भी गड़बड़ हो, सुप्रीम कोर्ट मुझे पकड़ेगी कि तुम एडवोकेट रिकॉर्ड हो, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो दैट वे कोर्ट के लिए भी अच्छा है कि दिल्ली में रहने वाले कुछ लोग उनके फोकस करते हैं, और क्लाइंट के लिए तो अच्छा है कि देयर इज समबडी टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। बड़ी अच्छी बात बताई राहुल आपने कि अकाउंटेबिलिटी जो सुप्रीम कोर्ट डाल देता है अपने एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड पे, ताकि एक केस को प्रॉपर तरीके से ट्रैक किया जा सके। अगर उसमें कुछ 19-20 हो तो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड से क्लैरिफिकेशन मांगी जा सके। इसमें एक मेरा सवाल आपसे और है कि जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, जो मैं समझता हूँ, मैं तो नहीं हूँ, पर जो मैं समझता हूँ एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड से बातचीत करके कही, तो एक सुप्रीम कोर्ट के रूल्स के हिसाब से एक टेरिटोरियल उसमें सर्कमफ्रेंस भी होता है कि आप कुछ पर्टिकुलर किलोमीटर्स के अंदर आप सुप्रीम कोर्ट के रहें। जी, जी, कितना पता है? 16 किलोमीटर। आई थिंक 16 किलोमीटर। जी, तो आपको क्या लगता है कि जैसे हम कोरोना के फेज में आ गए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने वीडियो ऐप के जरिए वर्चुअल कॉन्फ्रेंस का आगाज किया है, तो आपको लगता है कि अभी भी ये मायने होने चाहिए एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के, या कैन सुप्रीम कोर्ट डू अवे विद दैट? मुझे लगता है अगर as we move to a more technologically savvy court system, then many of the old things will lose some meaning. But you know, जैसे जो physical service होती है, अगर फॉर एग्जांपल आपको जो फिजिकल सर्विस कन्वीनियंस ऑफ द सिस्टम इज के आपको सर्विस करने के लिए कहीं और जाना नहीं पड़ता। अदरवाइज फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई केस कर रहा हूँ जिसमें दूसरी साइड फॉर एग्जांपल किसी आंध्र प्रदेश में या अरुणाचल प्रदेश में या गुजरात में कहीं पर है, तो उनको सर्विस देना, वो सब करना फिजिकली इट इज क्वाइट डिफिकल्ट। पता नहीं उनके पास जाएगा कि नहीं जाएगा, कितना टाइम लगेगा पहुंचने में। सो कन्वीनियंस ऑफ द सिस्टम है कि सब कुछ एक ही जगह पे है। But yes, of course, it is a unfair advantage for Delhi lawyers, I suppose. So people from other states can say कि हमारे पास भी वो होना चाहिए। उसके लिए कई proposals भी आए बीच में कि सुप्रीम कोर्ट को कि different benches कर दो different parts of the country to make it more accessible to people. And I think, but you are absolutely right in the sense that ये 16 किलोमीटर वाला जो सिस्टम है, अगर ये देखिए अभी तो टेम्पररी सिचुएशन है कोरोना की, और लेट मी टेल यू, आपको भी ये पता है कि जो कोर्ट के जो रूल्स होते हैं, जो भी लॉ होता है, वो कुछ जो बहुत जल्दी चेंज नहीं होता, आराम से धीरे धीरे करके होता है, और देयर आर लॉबीज एंड वेस्टेड इंटरेस्ट्स which fight every innovation. But yes, I think at some point they will have to reconsider at least this system, and maybe they can have a system by which you can continue the accountability by people who are filing should continue to give exams, but at least the residents could be anywhere else if they can arrange के जो convenience है वो भी बनी रहे। जी, बड़ा बेहतर जवाब दिया राहुल आपने। अब एक जो फॉलोअप क्वेश्चन था, जो पहले आपने भी बात रखी कि आपका पढ़ाने में एक रुझान, एक रुचि है अपनी। आप हमेशा, मैंने जैसे शुरुआत में कहा कि मार्गदर्शक करते हैं बच्चों का, तो जब आप बाहर से पढ़ के वापस आए और आपने बताया एडजंक्ट प्रोफेसर थे एमटी लॉ स्कूल में, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में, तो वहाँ पे आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, और आपने क्या फर्क पाया? एक जब, क्योंकि आप तो अपनी एलएलबी कर चुके थे, आप ऑक्सफोर्ड से अपना मास्टर्स भी कराए थे, और उसके बाद वापस आके पढ़ाना, आपको लगा कि जो जिस तरह से आप पढ़ते थे यहाँ पे और ऑक्सफोर्ड में, और जो एक पढ़ाने का तरीका होता है, उसका आपने मिक्सचर यूज किया, या आपने अपना कोई इनोवेटिव स्टाइल यूज किया कि मैं इस तरीके से स्टूडेंट्स तक अपनी बात रखूं कि मैं उनको एक बेहतर तरीके से सब्जेक्ट पढ़ा पाऊं? और कौन कौन से विषय आपने पढ़ा? देखिए, जब मैंने पहली बार शुरू किया तब मैं लॉ स्कूल में ही था। बिफोर आई वेंट टू ऑक्सफोर्ड आल्सो, आई वाज आई थिंक द 4th और 5th ईयर स्टूडेंट। हमने अपने जूनियर वाले बैच को, मैंने और सुरय भाटिया ने, हमने एक जूरिस्प्रूडेंस पढ़ाया था। जूरिस्प्रूडेंस इज एन अनयूजुअल सब्जेक्ट बिकॉज कई लोगों को इंटरेस्ट नहीं था, तो उसको इंटरेस्ट को जागरूक करने के लिए
I used to try to give examples from theory and real life to try to make it more real for the students. So that was a bit of my style. तो जब मैंने फॉर एग्जांपल जब एमिटी में वापस आके मैंने कुछ टाइम सोशियोलॉजी एंड लॉ पढ़ाया, कुछ टाइम कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़ाया, तो मैंने कोशिश इस तरीके से करी ताकि एंगेजमेंट बढ़ी रहे. ऐसा ऐसा होता है कि मतलब आके मेरे को लगता नहीं कि जो जो ट्रेडिशनल तरीका है पढ़ाने का कि मैं ब्लैक बोर्ड पे आके कुछ लिखूं या आपको डिक्टेट कराऊं उससे कुछ फायदा होता है. वैसे भी जो जो सिलेबस है उसके लिए फैकल्टी तो थे ही, बट जिस भी कॉलेज में गया दे वर वेरी फ्लेक्सिबल एंड आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट. दे अलाउड मी टू ट्राई डिफरेंट टेक्निक्स. तो जो कोर्स का था ऑब्वियसली मुझे कोर्स तो करना ही था तो मैंने किया भी, लेकिन जिस तरीके से मैंने वो किया मुझे लगता है कि वो स्लाइटली डिफरेंट था. आई होप वो किसी को फायदा हुआ. मेरे को कई बार कुछ स्टूडेंट्स मिलते हैं जो कहते हैं कि उनको उनको इस बात का फायदा हुआ. So that gives me a great joy inside. Teaching में ये advantage, I mean, it's like let me give you one example. And I don't know if you do fishing, but अगर आप fishing करते हैं तो आप अंदर कुछ डालते हैं, बेट डालते हैं और आपको पता नहीं चलता कि बाहर क्या आएगा. You know what I mean? Teaching में एक ये joy रहता है. You don't know what you will get out of it. And it is good for you कि आपने खुद, अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ फॉर एग्जांपल तो मेरे को खुद भी 50 चीजें पहले पढ़नी पड़ेंगी और आपके जो सवाल होंगे मुझसे वो एक और डीपर लेयर से मैं एंगेज करना पड़ेगा. सो आपके अपने कॉन्सेप्ट्स और फंडे क्लियर करने की टीचिंग बहुत अच्छी लाइन है और मतलब किसी और को फायदा हो रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है. मैं तो कहता हूँ कि इट गिव्स मी ग्रेट एन इमेंस जॉय एंड प्लेजर टू सी जो मेरे एक्स स्टूडेंट्स हैं वो जो बहुत अच्छा कर रहे हैं इंडीड, उनको देख के मेरे को बहुत बहुत सुकून मिलता है. इट्स अ ग्रेट फीलिंग कि हाँ इन्होंने जो कुछ भी किया अपनी जिंदगी में खुद किया, लेकिन अगर मेरे कहने से कुछ अगर फायदा हुआ तो बहुत अच्छी बात है. अब जैसे एनएलयू में जो हमारा एक और दोस्त है चेतन गुप्ता, को आप जानते हैं चेतन को. चेतन और मैंने एक कोर्स एक साथ पढ़ाया था व्हिच वी कॉल्ड पर्सपेक्टिव ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ. उसमें हमने कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ केसेस पढ़े, जूरिस्प्रूडेंस की कुछ थ्योरीज पढ़ी, cases from South Africa, cases from England, cases from America, sometimes from Europe as well, and we mixed it all together. So it was like a comparative perspective of our constitution and a jurisprudential perspective. That's why we called it perspective. कि अलग-अलग चीजों से हमने issues discuss करे और उसमें जो मुझे भी for example मिला, it changed the way I think about the laws. It changed the way how I approach my own approach when I'm doing cases as well. And so many of my students of that course have done very well. There is Shreya who works with the death penalty clinic who's doing a great job. There was Sarvajit who was until recently heading the CCG में जो Center for Communications Governance in NLU की मतलब their wing to look at internet governance, वो उसके president रह चुका है. So it's a great feeling कि ये लोग भी जो पब्लिक लॉज के इश्यूज हम लोग डिस्कस कर रहे थे वो उनसे इन लोगों से उनको कुछ फायदा भी हुआ, कुछ फायदा हमें तो बहुत फायदा हुआ इनफैक्ट. जी, बड़ी अच्छी बात आपने रखी कि जब आप किसी को पढ़ाते हैं तो खुद भी सीखते हैं. मतलब भवसागर की तरह जो ज्ञान है उसका कोई अंत नहीं है. और मैं भी ये इस बात पे गौर करता हूँ कि जब भी मेरा एंडेवर रहता है वेबिनार्स के जरिए या जब पहले अपॉर्चुनिटी आती थी लॉ कॉलेज में जाके लेक्चर देने की, तो एक तो अपने अंदर जो का डर रहता है कि बच्चे बड़े स्मार्ट है ना, क्योंकि आप एक स्टूडेंट रह चुके हैं पहले, तो आपको पता है कि किस तरीके से कई बार आप फैकल्टी से क्वेश्चन आंसर करते थे, तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में बात जरूर रहती है कि कोई भी बच्चा आपसे कोई भी सवाल कर सकता है, तो उसके लिए आपकी अपनी तैयारी पूरी होनी चाहिए. तो मुझे कई बार ये नहीं समझ आता, और मेरे ख्याल से बेहतर सवाल शायद इसका जवाब आप दे पाएंगे कि ज्यादा आपको क्या लगता है कि ज्यादा चैलेंजिंग क्या है, कॉलेज में लेक्चर जाके देना जब आपको पता है कि इतने स्मार्ट बच्चे बैठे हैं आपसे कुछ भी सवाल कर सकते हैं, या कोर्ट में आर्ग्यूमेंट करना कि जहां जज साहब कुछ भी सवाल कर सकते हैं आपसे? एक्चुअली ये भी मेरे को लगता है कि जरा सी फनी बात है, इसलिए मैं आपसे शेयर करूंगा कि कॉर्पोरेट लॉयर और लिटिगेशन लॉयर में क्या फर्क है. कि अगर मैं बहुत ज्यादा काम करूं एज अ कॉर्पोरेट लॉयर तो मुझे पता है कि मेरा रिजल्ट अच्छा होगा, है ना. अगर मैंने बहुत काम किया किसी डॉक्यूमेंट पे तो डॉक्यूमेंट बहुत अच्छी बनेगी, मुझे क्लाइंट से अपने पार्टनर से या मतलब सब से बहुत प्रेज जो कुछ भी मिलेगा, इट विल बी ऑल गुड. मैंने किसी केस में बहुत काम किया लेकिन वो केस बिल्कुल भी नहीं चला, 2 मिनट में खत्म हो गया. तो इसमें जो अगर मेरे नतीजे से प्यार है, अगर मैं चाहता हूं कि जो कुछ मैं काम करूं नतीजे से फर्क पड़ेगा वो कोर्ट में, तो फिर मैं जो कॉर्पोरेट लॉयर बनना चाहिए. अगर मैं ठीक हूं कि हाँ मैंने अपने तरह से पूरी मेहनत करी है, कोर्ट में जो होगा वो होगा, जरा सा मतलब फेटलिस्टिक एटीट्यूड जरा सा, तो फिर आप लिटिगेटर सही हो. तो मुझे लगता है कि इन दिस actually depend on the kind of case. When the judge asks you a question, they are related to what you are arguing most of the time, so you are able to answer quite easily. Many times जो स्टूडेंट होते हैं वो ऐसे tangential सवाल पूछते हैं
इससे बिल्कुल ही मतलब आपका पूछने का नजरिया बदल जाता है, विच इज एक्सीलेंट थिंग। मतलब मैं तो कहता हूँ बहुत अच्छी बात है, लोगों को सवाल पूछने चाहिए, उससे आपकी भी क्लैरिटी बढ़ती है, वो भी बढ़ता है। और यस, बट ये तो टेंशन तो हमेशा रहती है कि हाँ, अगर मैं जज साहब के सामने बेवकूफ बनूं तो ठीक है, मैं आई एम अ यंग लॉयर। अगर मैं आई यूज्ड टू थिंक आई एम अ यंग लॉयर, आई एम नो लॉन्गर सो यंग, बट एनीवे। बट अगर किसी स्टूडेंट से लगा तो वो देखा कि मैं इनको किस अथॉरिटी से करूं, तो वो थोड़ा सी टेंशन शुरू में तो रहती थी। बट इवेंचुअली मैंने तो अपने स्टूडेंट से यही कहा कि हम इक्वल्स हैं, आप भी सीख रहे हो, मैं भी सीख रहा हूँ। अगर आपका सवाल का मैं जवाब नहीं दे सकता तो मैं वापस जाके पढ़ के आऊंगा ताकि मैं आपको सवाल दे सकूं। And let me tell you, this system also worked quite well, because many times I would go back and think about their questions and come back the next day with different thoughts, many ways to answer them or to engage them further. I think वो एक dialogue जैसे कहते हैं बना रहता है। लॉ में कोई एक राइट आंसर, देखिए दिस इज अगेन अ ज्यूरिस्प्रूडेंशियल पॉइंट, इज देयर वन राइट आंसर इन द लॉ कि यही सही है और ये गलत है? मेरे को लगता है कि कई एरियाज में दिस इज नॉट ट्रू, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। तो कई बार ये जो डायलॉग है, इसमें मैं नहीं कह सकता मैं जानता हूं आप नहीं जानते, और आप जानते हैं मैं नहीं जानते, हम दोनों कुछ ना कुछ जानते हैं। आइडिया इज टू learn from each other and try to develop. That is a way for, I think, for particularly teachers and law schools to think about. बड़ा एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप आपने बताई। और एक बड़ी अच्छी बात आपने कही कि जो एक सीखने की जो चाह होती है उसको हम कह सकते हैं कि सीखने का भय भी होता है और सीखने की भूख भी होती है। भय इसलिए कि भाई कुछ गलत ना बताया जाए किसी को, और किसी का अगर आप गलत मार्गदर्शक कर दें, स्पेशली अगर आप बच्चों को पढ़ा रहे हो, तो वो भी बोलेगा भाई आपके ऊपर तो मैं इतना ट्रस्ट कर रहा था। इनफैक्ट जब कोरोना हुआ लास्ट ईयर, तो मुझे भी एक मैंने कोर्स दिया फाइनल ईयर के बच्चों को ट्रायल लॉ पे, कि ट्रायल कैसे कंडक्ट करते हैं। फाइनल ईयर के बच्चे थे, नेशनल यूनिवर्सिटी दिल्ली के ही, और मुझे भी बहुत उससे कुछ सीखने को मिला। क्योंकि जैसा आपने बताया कि जब आप कुछ सवाल पूछते हैं, वो आपसे सवाल करते हैं, तो क्लास के बाद आप भी सोचते हैं कि यार अगली क्लास में ऐसे इसको और कैसे इंटरेस्टिंग बनाया जाए, या जो उन्होंने जिस दृष्टिकोण से वो सवाल किया है उसका कैसे उत्तर दिया जाए। तो बड़ी अच्छी बात इसमें निखर गई राहुल, कि आपने यही बोला कि भोगी बनकर नहीं सोच सकता वकील भी, उसको योगी बनकर सोचना होता है। मतलब क्योंकि योग निद्रा में आपको चिंतन लगातार करना है कि अब मैं कैसे दूं, और इस जीवन की तरह चीज है, इसका कोई सही या गलत जवाब नहीं। क्योंकि जो कहते हैं लॉ इज एवर इवॉल्विंग, हमेशा कोई चीज इवॉल्व कर रही है। और सुप्रीम कोर्ट में भी, जब अगला सवाल जिसमें आप करूंगा, तो आपने भी देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट में कई बार ऐसा होता है कि एक डिवीजन बेंच कुछ ऑर्डर देती है, और उसमें अगर कुछ गलत पाती है तो फिर वो लार्जर बेंच पे, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच पे रेफर कर दिया जाता है, उसके उस पर फिर मंथन और चिंतन होता है। तो अब आते हैं आपके इस जीवन के पड़ाव पे, जहां आपने कॉर्पोरेट लॉ में महारत हासिल कर ली थी। उसके बाद अब आप एओआर बनने की कगार में आ गए थे, और आपने मीनाक्षी जी का चेंबर ज्वाइन किया। तो ये मुझे बताएं कि उस चेंबर में आपको क्या क्या सीखने को मिला, वहां पे किस किस तरह के मुकदमे आप फेस करते थे सुप्रीम कोर्ट में, क्या क्या वैरायटी थी केसेस की जो आप देखते थे, और उसके बाद क्योंकि आप एओआर हो गए, आपकी अपनी प्रैक्टिस है, तो वो जो एक ट्रांजिशन था वो कैसा था? मीनाक्षी जी की हमेशा से प्रैक्टिस बहुत डाइवर्स थी। वो क्रिमिनल केसेस भी करती थी, टैक्सेशन केसेस भी करती थी, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ केसेस उन्होंने बहुत किए हैं, बहुत बहुत नामी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ केसेस उन्होंने किए हैं, और ऑफ कोर्स सिविल लॉ, कॉर्पोरेट लॉ। तो उनके ऑफिस में मुझे जो एक्सपोजर मिला वो लिटरली सब चीज़ों का मिला। जैसे इवन एज एन इंटर्न मैंने आई थिंक उनके ऑफिस में मैंने ड्राफ्टिंग शुरू कर दी थी बाय माय सेकंड और थर्ड मंथ। आई शी हैड ऑलरेडी ट्रस्टेड मी इनफ टू ड्राफ्ट। दैट्स व्हाई उनकी वो एक, एज अ टीचर शी इज very patient and she is a very very good teacher. So in the sense, she allowed me to spread my wings and learn the ropes by actually doing. जैसे कई इंटर्न्स होते हैं जो सारे टाइम सिर्फ रिसर्च करते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। शुरू में ऑफ कोर्स मैंने रिसर्च करी उनके लिए, और रिसर्च में जिंदगी लगातार करता रहा। आज भी कभी कभी वो मुझसे रिसर्च मांगती है तो मैं करता हूँ बिकॉज आई एंजॉय इट। बट वो ड्राफ्टिंग भी मैंने उनसे उनसे काफी सीखी, और वो सीनियर के साथ कॉन्फ्रेंसेस भी मुझे शुरू से ही ले जाने लगी। फॉर एग्जाम्पल माई फर्स्ट कॉन्फ्रेंस आई थिंक वॉज विद मिस्टर चिदम्बरम in 2002. I was a second year student and it was within 4 days of my joining. हमने एक रिसर्च करी थी, तो मेरे साथ चलो, हमने उनको जाके ब्रीफ किया। So for a young intern it was such a great experience के your senior trusting you so much and you're meeting a person who's so well known and such a prominent and such a great lawyer, a truly brilliant lawyer. So उस तरीके से एक्सपोजर हमें बहुत रहा, क्लाइंट के साथ मिलने का, डिस्कशंस करने का, ड्राफ्टिंग करने का। एंड शी वाज अ वेरी पेशेंट पर्सन। जब वो हमारा ड्राफ्ट चेक करती थी तो जिसे कहते हैं कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होता था उनके यहाँ से। ये नहीं होता था कि तुमने ये क्या कर दिया, वो क्या कर दिया, लाइक इसको ऐसे कर सकते हैं, इसको ऐसे कर सकते हैं। मुझे लगता है मैं उनसे बहुत बहुत कुछ सीखा, और मैं उनको आज तक मैं उनसे कहते हैं कि मैं उनका काफी, आई एम, यू आर ऑलवेज ग्रेटफुल टू योर सीनियर्स फॉर एवरीथिंग। तो मैंने जब अपनी प्रैक्टिस भी शुरू करी तो आई
like I said, I do all kinds of or different kinds of work, which again I learned from her, and which I've been able to do that. For example, a lot of my law work is petroleum and natural gas, which is quite unusual. Then I have done recently. I've been doing a lot of maritime law, which is also very, very interesting. And of course, the traditional law things. And again, like I said, I do a lot of constitutional law as well. So मेरी practice काफी diverse areas की है, which I greatly enjoy, and almost every day you're doing different kind of things, which keeps me alive, keeps me interested. I do a lot of technology law as well, जैसे information technology act के related जो चीजें होती हैं उसमें भी मेरा काफी interest है, उसमें भी मैंने बहुत काम किया हुआ है. आपने बड़ी अच्छी बात कही एक गुरु शिष्य परंपरा की, जहाँ पे आपने सीखा और बतौर जब आप इंटर्न ही थे तभी से आपको बहुत अवसर मिले चीजों पे काम करने के, और कुछ हद तक मैं समझता हूँ कि वो चीज जब हम सीखते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि हम भी उसको लागू करें, जो एक नई पीढ़ी आ रही है उन तक ये बात पहुंचाएं, और ये हमारा दायित्व भी है, जिम्मेदारी भी हमारी की जो कहते हैं ना पे इट फॉरवर्ड वाला जो प्रिंसिपल होता है कि आप जो सीख रहे हैं उसको आगे भी आप करें, तभी प्रोफेशन ग्रो करेगा, तभी जनहित में जो काम करते हैं वो लोगों तक पहुंचेगा. तो राहुल, अगला सवाल मेरा ये है कि क्योंकि अब आप तकरीबन 20 साल से आप प्रैक्टिस में हैं और सुप्रीम कोर्ट के गलियारों से आप बहुत बखूबी परिचित हैं, तो जब आपने प्रैक्टिस शुरू की और आपने तो बकायदा एज एन इंटर्न आप सुप्रीम कोर्ट से वाकिफ रहे हैं, तो इन 20 सालों में क्या क्या तब्दीलियां आपने देखी हैं सुप्रीम कोर्ट के कार्यकाल में की और काम करने के तरीके में, और क्या इन 20 सालों में आपको लगता है कि जो एक सुप्रीम कोर्ट का जो एक बेसिक जो दायरा है सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन का वो डाइल्यूट हो गया है? क्योंकि मैं जो समझता हूँ, कई बार मैं देखता हूँ कि आजकल हर तरह के मुकदमे उठ के आ जाते हैं सुप्रीम कोर्ट, और अगर हम आज से 30 से 40 साल पहले की बात करें तो बहुत चुनिंदा मुद्दे आते थे जो कि कॉन्स्टिट्यूशन लॉ पे होते थे. अब मैं देखता हूँ कि एमएससीटी के भी केस सुने जाते हैं, मैट्रिमनी केस भी सुने जा रहे हैं, लेफ्ट राइट सेंटर सब कुछ केस सुने जाते हैं, तो इस पे आपका क्या कहना है? ये एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग डिबेट है इसकी. दो या तीन आपने डिफरेंट चीजें कही जो तीनों दे ऑल डिजर्व देयर ओन आंसर, सो आई विल ट्राई टू आंसर देम एज मच एज आई कैन. एक एज फार एज कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इज कंसर्न्ड, यू कैन से देयर इज अ ग्रेटर डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. संविधान किसी के, जैसे कहते हैं ना राहत इंदौरी की पोएम, संविधान किसी के बाप का नहीं है, हम सबका है ना. तो ऐसा तो नहीं हो सकता, होना भी नहीं चाहिए कि जो सिर्फ जो नामी लोग हैं, जो पढ़े लिखे हैं, बस वही गुफ्तगू करें कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में. सभी लोग चाहते हैं कि वो इश्यूज को रेज करें, और ये बहुत अच्छी बात है. जैसे मैं कहूँगा स्टूडेंट्स का भी, अगर आप देखें जो श्रेया सिंघल वाला केस है, श्रेया सिंघल वाज स्टूडेंट व्हेन शी फाइल्ड दैट केस. उस केस ने इंडिया में जो फ्री स्पीच का लॉ है उसको काफी हद तक बदल दिया. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट केस है वो. और एक और मैं नेम लेना चाहूंगा एक स्टूडेंट का, उसका नाम था गौरव सुरेश भाई व्यास. आई डोंट नो व्हाट ही इज डूइंग नाउ. 2015 में उसने पहला केस फाइल किया था इंटरनेट शटडाउन्स पे, कि इंटरनेट को आर्बिट्रेरीली शट डाउन नहीं करना चाहिए. तो these people have these are students but they have raised issues of great public importance. तो ऐसा नहीं है कि कोई सुपर जीनियस हर कोई सीरवाई की जरूरत नहीं है. जो लोग अपनी जिंदगी से कुछ इशू निकालते हैं वो इशू बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और ये बहुत अच्छी बात है. और लेकिन एक और बात भी है कि ये मैंने देखा है, ये मेरे को प्रैक्टिस अच्छी नहीं लगती कि बहुत सारे लोग करते हैं पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन जिसे कहते हैं, और दैट इज अ बिट अनफॉर्चुनेट. और जैसे मैं कहूंगा, जैसे श्रेया सिंघल ने या गौरव सुरेश भाई व्यास ने किया, ये इश्यूज के बारे में सोच के किया है ना, कि कुछ बढ़ावा हो, कुछ डेवलपमेंट हो किसी बात की, एज अ पेट्रियट, यू कैन ऑलमोस्ट कॉल इट अ पेट्रियोटिक ड्यूटी टू इंप्रूव द आवर गवर्नेंस ऑफ दिस. कई बार जो होता है, फॉर एग्जांपल कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कंटेम्प्ट के लिए अटॉर्नी जनरल को लिखा है कि इससे हमारी फीलिंग्स हर्ट होती हैं. मुझे लगता है, दिस इज अगेन माय पर्सनल ओपिनियन, कि आपको लॉ को डेवलप करना है तो बहुत अच्छी बात है, बट आप अपने आप को पुट फॉरवर्ड करने के लिए करते हो, वो मे बी दैट इज नॉट द बेस्ट थिंग. So to that extent, even the courts are very careful about कि वो किसकी सुनवाई करें. और जब हम लोग बहुत सारे लोग जो आजकल पब्लिक इंटरेस्ट लॉ भी करते हैं, we are also little careful about seeing कि हम किस क्लाइंट का, जो क्लाइंट हमारा है, जो इशू रेज करता है, वो किस बेसिस पे करता है. इट इज एन इम्पोर्टेंट फैक्टर टू सी कि लॉ जो अगर डेवलप हो तो वो अच्छे डायरेक्शन में हो, अच्छे रीजंस के लिए हो. Again, I know this is a very subjective assessment, लेकिन मुझे लगता है सबको ये करना चाहिए कि आप अगर आप खुद कुछ फाइल करना चाहते हो तो सोचो उसके बारे में कि ये अच्छे पर्पस के लिए है, इससे लॉ डेवलप होगा कि ये बस ऐसे ही है. आपने बड़ी अच्छी बात कही. सॉरी आपको कर रहा हूँ, क्योंकि जो पब्लिक इंटरेस्ट की पूरी बात है वही है, उसको हिंदी में हम जनहित याचिका कहते हैं. तो अगर वो जनहित में नहीं है और खुद को प्रमोट करने के लिए, कई बार आजकल हम देखते हैं, कल भी एक केस जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस किया, यहाँ पे 50,000 रुपए की कॉस्ट लग गई, तो कॉस्ट भी डेटरेंट फैक्टर काफी बन जाता है, पर बावजूद इसके भी लोग आते रहते हैं.
बट ये सोचने वाली बात है ना कि मतलब अगर आपको पता है कि केस में दम नहीं है, वो तो अलग बात है। कई कई बहुत अच्छे इश्यूज है जिसमें भी दम नहीं होता, सो यू नो दैट द केस इज बाउंड टू लूज, बट यू वांट टू रेज अ इशू ऑफ ग्रेट पब्लिक इंपॉर्टेंस। लेकिन आई थिंक मुझे लगता है कि जो, अगेन दिस इज अ सब्जेक्टिव असेसमेंट, लेकिन जो केस होता है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज हैं उसको बढ़ावा देने के लिए फाइल होता है, वो बहुत अच्छी बात है। जो केस फाइल होता है जिससे जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज डेवलप नहीं होती, वो उसे फाइल करना नहीं चाहिए। बट अगेन दिस इज अ सब्जेक्टिव असेसमेंट एंड यू शुड ऑलवेज सी दैट वकालत को हम, यू एंड मी एज लॉयर्स, व्हाट डू वी थिंक अबाउट द लॉ? इट इज ऑलमोस्ट लाइक we are we are praying at the altar of a god. You understand what I'm trying to say? It's जी a, जी I'm not a religious person, but what I'm trying to say is कि we treat it with respect, and it is an important factor to think when you are participating in public issues. Now the second question which you raised again about the greater number of appeals of different cases like MACT etc, इसमें भी कई बार लोगों को लगता है कि देयर शुड बी अ सेपरेट कोर्ट ऑफ अपील्स, कि जो हाई कोर्ट से जो डिसीजन आते हैं वो उस कोर्ट ऑफ अपील्स में जाए, डजंट नीड टू कम टू सुप्रीम कोर्ट, कि सुप्रीम कोर्ट अपने घंटों का समय निकाले कि टू रिजॉल्व स्मॉल मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स और लो स्टेक केसेस। बट देन इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू सी कि कई बार छोटे से छोटा केस का मूल जो होता है, इंपॉर्टेंस होता है, वो इतना ज्यादा होता है कि इट मस्ट बी हर्ड बाय समबडी। बट यस, लॉ में एक बहुत जरूरी बात होती है लीगल सर्टेनिटी, कि अगर आपको आप कुछ काम कर रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि इसका ये कॉन्सिक्वेंस होगा। अगर हर रोज सुप्रीम कोर्ट नए केसेस करेगा या हाई कोर्ट्स नए केसेस करेंगे एंड डिसाइड थिंग्स डिफरेंटली, तो वो सर्टेनिटी खत्म हो जाएगी ना। तो दैट इज समथिंग फॉर द कोर्ट्स आल्सो टू कंसीडर टू, के जो इंटरफियरिंग जो ट्रायल कोर्ट करता है वो ज्यादा से ज्यादा अपहोल्ड करना चाहिए। अगर कोई बहुत ही गलत या बहुत ही अजीब सी चीज हुई है तो उसको ओवररूल करो, लेकिन मेनली बिकॉज अनदर व्यू इज पॉसिबल इंटरफियर नहीं करना चाहिए, और ज्यादातर कोर्ट्स ये करते भी हैं। बट अगर ये भी सोचिए, अगर हमारी पॉपुलेशन 1.2 बिलियन लोगों की है, वी हैव 26 हाई कोर्ट्स, वी हैव, so at some point you cannot expect कि जैसे अमेरिका में 75 केसेस होते हैं साल के सुप्रीम कोर्ट में भी, तो यहाँ पे तो हर रोज 75 केसेस होते हैं। वैसे तो हमारे साथ एक बेंच के सामने जी जी जी, रोज 75 per bench. So then you have to see that we have to have a great deal more cases, but yes, there's always scope of reducing the number of appeals etc. But वो भी देखने की बात है ना कि मतलब you have to be able to be ensure कि justice चले। और ये कई लोगों को लगता है, I mean, ये तो टिपिकल लोगों का होता है कि हम केस हार गए मतलब सिस्टम ही खराब है, although that is not quite true. वेरी ट्रू, आपने बहुत अच्छी बात रखी। मेरा मेरा जाती अपना मानना है, क्योंकि लोग कई बार मेरे से पूछते हैं, और आपने जो बात कही कि हमारी जो सुप्रीम कोर्ट की सैंक्शन स्ट्रेंथ है, मेरे ख्याल से तकरीबन 32 से 34 जजेस की है, और इसमें एट एनी पॉइंट इन टाइम जो सिटिंग स्ट्रेंथ होती है 24 टू 26 जजेस की होती है। और हमें पता है कि हर बेंच में 2 जजेस प्रिसाइड करते हैं, और उसमें कम से कम 75 से 100 मैटर उनको सुनने होते हैं इनके। तो मैं कई बार लोगों से कहता हूँ कि कोर्ट ऑफ अपील तो एक कॉन्सेप्ट है ही। आपको क्या लगता है कि इस कोर्ट ऑफ अपील, आई मीन दिस हाइपोथेटिकल सिचुएशन, कि इस कोर्ट ऑफ अपील बेटर, या फिर हम सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि हमारी एक अरब की जनता को रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर हम मैथमेटिकल इसका देखें तो गुणा भाग करें तो बहुत ही मिनिस्क्यूल रेशियो निकल के आता है सुप्रीम कोर्ट के जजेस का। तो आपको लगता है कि क्या हमें 34 के बदले 3400 जज करने चाहिए, 350 जज रखने चाहिए, 200 जज रखने चाहिए सुप्रीम कोर्ट में? क्योंकि कार्यभार वाकई में बहुत ज्यादा है इस देश की, ऑलमोस्ट हर केस जो, और गोइंग फॉरवर्ड जिस तरीके से चीजें बदल रही हैं हमारे देश में, लोग कानून को लेकर जागरूक हो रहे हैं, उसमें प्रतिस्पर्धा ले रहे हैं, और हर चीज में देखता हूँ आजकल कानून के दायरे में आके सुप्रीम कोर्ट तो पहुंच ही जाती है। तो आपको क्या लगता है कि कुछ अगर 34 दिन तो कम से कम 100 या 150 जजेस होने चाहिए सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त करने के लिए? मुझे लगता है कि देखिए, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर द स्मॉलर द, जैसे फॉर एग्जांपल अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में 9 जजेस हैं, वो सब एक साथ सुनते हैं सारे केस। इससे क्या होता है कि अगर आपका केस सुप्रीम कोर्ट में आए तो आपको पता है कि वो द सेम थिंग इज गोइंग टू हैपन। हमारे सुप्रीम कोर्ट डिफरेंट बेंचेस में बैठता है, और कई बार मतलब इट इज नॉट ऑलवेज द केस, बट मेनी टाइम्स यू फील दैट some cases are better before some other benches. That does not mean the judges are this thing, but people have different ways of looking at things. Like we said, law में one right answer is not always the case. People can look at things in different ways. So अगर for example अगर 5 बेंच सुन रहे हैं डाउरी डेथ वाले मैटर्स, तो कुछ केसेस कुछ डिसाइड करेंगे, कुछ केसेस कुछ डिसाइड करेंगे, तो लीगल प्रिंसिपल क्या निकलेगा? जी, ओवरलैप बहुत है। ओवरलैप बहुत हो जाएगा, और कोई प्रिंसिपल निकल ही नहीं पाएगा। अब फॉर एग्जांपल जो केसेस को जो बाहर कई बार जो होता है, केस को ओवररूल किया जाता है, यहाँ पे कई बार बहुत सारी ऐसी जजमेंट्स हैं व्हिच आर सेइंग डिफरेंट थिंग्स, व्हिच आर बोथ स्टैंडिंग इन द सेम प्लेस।
So that gives to uncertainty in the law, even for the lower courts who want guidance, and for people who want कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. इतना आसान सवाल नहीं है, क्योंकि कई cases, because of different circumstances, because of different things, it makes a difference. So I think one very important thing to consider for reform also is to see कि इसको हम कैसे avoid कर सकें कि एक ही issue पे पांच अलग अलग जज पांच अलग अलग जजमेंट्स ना लिखें. एक तरीके से एक के लॉ एक ही certain law हो. So that is a very important issue also. So if you increase the number of judges, this problem will become impossible. We don't want 300 Supreme Court, we want one Supreme Court. क्योंकि आपने बड़ी अच्छी बात रखी, ये बात फिर कह जाती है जुडिशियल डिसिप्लिन की, क्योंकि जब ऐसे हम लोग का जो कॉमन लॉ कंट्री है, हम लोग प्रेसिडेंट्स को बहुत मानते हैं. मतलब अगर कोर्ट से कोई जजमेंट आया है तो अगर सुप्रीम कोर्ट का तो देश में लागू होगा, अगर किसी स्टेट हाई कोर्ट का तो स्टेट में उसको माना जाएगा. लेकिन इतना कई बार कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है आपस में भी बेंचेस में, और एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन मैं कहूँगा आ जाता है कि उससे मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जस्टिस हार्म हो जाता है. क्योंकि अगर कॉन्फ्लिक्ट इतना होगा तो बतौर, और आम जनता के तो अब मैं बाद में बात करूंगा, पर फ्रॉम वन लॉयर टू अनदर बतौर वकील भी एक कंफ्यूजन रहता है कि इसमें सही जूरिस्प्रूडेंस क्या निकल के आ रही है, इसमें आप क्या चीज कोट करेंगे नेक्स्ट टाइम. क्योंकि इसमें आप एक सोचिए कि अगर आप सुप्रीम कोर्ट की हम बात करते हैं तो देश भर से मैटर अपील हो रहे हैं, मैटर आ रहे हैं, और जो सफर है लोगों का कितना लंबा होता है, क्योंकि ट्रायल कोर्ट या ट्राइब्यूनल का एक आदमी सफर करके आ रहा है, हाई कोर्ट से लड़के आ रहा है, और फिर वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचता है. अगर वहां पे चीजें क्लियर नहीं है, क्रिस्प नहीं है, तो उस हद तक मैं समझता हूँ कुछ रिफॉर्म्स की बहुत आई थिंक ठोस आवश्यकता है. हो सकता है कि न्यायमूर्ति अगर कभी देखें, हो सकता है हमारी इस बातचीत को उन तक पहुंचे, हो सकता है इसमें मंथन होता रहा हो या मंथन हो. पर एक अंतिम सत्र की तरफ जाते हुए आपसे एक सवाल और करना चाहूंगा राहुल, कि आजकल ऐसा भी देखा जाता है कि कई लोग कई बहुचर्चित केसेस में, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि पॉलिटिकल है, कंट्रोवर्शियल है, पर मीडिया में उनकी बहुत चर्चा होती है, और उसको लेके ये देखा जा रहा है हाल फिलहाल कि हाईकोर्ट को बाईपास कर दिया जाता है, और हाईकोर्ट को बाईपास करके सीधे तो रिट डाल दी जाती है सुप्रीम कोर्ट में, या उसको एक पब्लिक इंटरेस्ट का चोगा पहना के लाया जाता है. उस पर आपका क्या मानना है, क्या कहना है? Let me just talk a little bit about your last question and then I'll come to this one as well. इसमें एक और बात है, ये मैं जजेस को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा है इस बात में, और वकीलों को भी क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, क्योंकि वकील भी क्या करे, अगर 50 प्रेसिडेंट हैं जो अलग अलग चीजें कहते हैं, तो वकील विल ओनली पॉइंट टू दो प्रेसिडेंट व्हिच आर फेवरिंग हिम. सो जज मे नॉट बी अवेयर कि ऐसे और भी चीजें हैं, व्हिच इज अगेन अ प्रॉब्लम ऑफ नंबर्स, व्हिच मींस दैट एट सम पॉइंट you have to have a system. जो मुझे लगता है one way to go about it is, अगर हाई कोर्ट का जो इन बैंक जो हाई कोर्ट जो फुल बेंच होता है हाई कोर्ट का, if that can resolve the biggest issue, let that be a intermediate stage, तो फिर इशू उधर ही डिसाइड हो जाए, खत्म हो जाए कि हाँ ये वाला प्रेसिडेंट अप्लाई करता है, इसकी वजह से ये है, खत्म. इंस्टेड ऑफ मेकिंग एवरी केस गो अप लाइक दैट, इट इज फ्रॉम देखिए it's so complicated because individual justice, आपको लगता है कि मेरे केस में जस्टिस मुझे मिलनी चाहिए, और कई बार आपको सेम चीज नहीं मिली जो मुझे मिली. It's very complicated to explain, but what I'm trying to say is that you have to see the whole system as a whole, whether that is fair or not, and you have to see individual cases में justice भी कैसी है. तो ये बहुत vexed problem है, और मैं ये नहीं कहता किसी की गलती है कैसा है, it's a very complicated issue. Now to the second issue about bringing everything to the Supreme Court. मुझे तो लगता है, and this is our Chief Justice also says many times, that you have to allow the High Court to decide something. Supreme Court should not sit for the first time, because Supreme Court is not a trial court. जो facts की जो facts का जो वो होता है, और writs also, that is the problem with writ petitions. जो अगर आपको कुछ factual background करना है, वो trial से होता है. You present your documents, you present your evidence. Affidavit से किसी कंट्री को रन करना, इट इज मतलब सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट फाइल होता है कि ऐसे होता है, वो होता है. हम अपनी तरफ से जो एफिडेविट दे रहे हैं और जो वकील बना रहे हैं, अपनी तरफ से हम ऑनेस्ट हैं, हम लोग करते हैं, बट इट्स जो रिकॉर्ड बन के आता है ट्रायल से, उसकी क्वालिटी ही अलग होती है. सो हर डिस्प्यूट को रिट पिटिशन बनाना और सुप्रीम कोर्ट में लाना, इट इज नॉट गुड फॉर द लॉ. अगेन द प्रॉब्लम इज दैट यू सी देयर इज अ वेरी एक्सपैंडेड नोशन ऑफ what constitutes constitutional law as well. So it is very difficult for you to say कि हाँ यार आप इशू रेज कर रहे हो, वो तो फ्री स्पीच का इशू है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप ऐसे करो. अगर ये हो जाता है तो कोर्ट के लिए भी मुश्किल हो जाती है कि क्या किया जाए. अब फॉर एग्जांपल कोई सेंट्रल एक्ट है जो 5 डिफरेंट स्टेट्स में चैलेंज हुआ है ना. अगर 5 डिफरेंट हाईकोर्ट अलग डिसीजन देंगे तो क्या होगा, एक को ही करना पड़ेगा.
इससे फायदा है कि सुप्रीम कोर्ट विल हैव टू डू इट फॉर द फर्स्ट टाइम. सम इश्यूज आर सो इंपॉर्टेंट. जैसे फॉर एग्जांपल जब आप लोगों के जो आधार केसेस थे, व्हेन दे बिगैन दे वर इन डिफरेंट हाई कोर्ट्स, इन सुप्रीम कोर्ट ब्रॉट देम ऑल टुगेदर टू हियर देम टुगेदर बिकॉज़ इट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट पब्लिक इशू. और ये लगा कि अलग हाई कोर्ट के अलग डिसीजन से प्रॉब्लम ही होगी. जी अब जैसे जो नई इंटरमीडिएट गाइडलाइंस हैं, दे हैव बीन चैलेंज्ड इन केरला, इन दिल्ली, और आई थिंक मे बी आल्सो इन बैंगलोर. आई एम नॉट श्योर इफ दैट्स बीन डन येट और नॉट. बट ये भी एट सम पॉइंट समबडी विल हैव टू टेक अ कॉल कि एक साथ ही करो. जी या तो जी एक हाई कोर्ट में भेज दो कि वो सबको सुने, या सुप्रीम कोर्ट को ले आओ. तो ये भी एक प्रॉब्लम है. करेक्ट. और मुझे लगता है कि कोर्ट इज आल्सो सेंसिटिव टू दिस. सो हर केस को वो इमीडिएटली नहीं सुनते. लाइक फॉर एग्जांपल अगर आपने एक 32 आर्टिकल 32 के अंदर एक रिट पिटीशन फाइल करी, वो कहेंगे आपको कि आप पहले हाई कोर्ट जाइए, बिकॉज दे आर मोर aware of what is happening at the local level, and they don't want to set a massive precedent over here at the start. Or maybe Also being a constitutional court. Absolutely. Also, as a lawyer, you have to tell your client कि look, you have two bites at the cherry. पहले आप हाई कोर्ट जाओ, अगर हाई कोर्ट में सक्सेस नहीं पाओ तो सुप्रीम कोर्ट जाओ. तो दो चांस आपको मिलते हैं. सीधे सुप्रीम कोर्ट गए तो वहां पे खत्म हो गया, तो सारे में खत्म हो गया. So even as a matter of for clients' advantage, it is probably better to go to the high courts first. And the Supreme Court is at its best as an appellate court when they have a record to go over. अगर उनके सामने ऑलरेडी कि इस कोर्ट में इन जजेस ने ऐसे सोचा है, वो उनके सामने हो, तो वो इनकी जजमेंट को और बढ़ाएगा, उनकी और शोभा देगा, उनकी जो उनकी इंटेलेक्ट. instead of getting them to decide things for the first time, it is probably better as a lawyer, I think, for them to come to them to go over judgments of other courts first. I think that is a useful way to think about things. और बहुत बखूबी से आपने इसका जवाब दिया. एक पेनल्टी में आपसे सवाल और करना चाहूंगा बिफोर वी कम टू कंक्लूजन. आप चूंकि एओआर हैं तो प्लीडिंग्स का काम भी काफी रहता है. जाहिर सी बात है, आप प्लीडिंग ड्राफ्ट करते हैं, आप उसको वेट करना होता है, कई बार सेटल करवाना पड़ता है सीनियर्स से, और उसके बाद आपको हो सकता है कि आपको सीनियर्स को एंगेज करना, खुद भी बहस करनी, सुप्रीम कोर्ट के सामने जाकर अपना केस रखना हो. तो सवाल तो सिंपल है, उसका जवाब इतना आसान ना हो. तो ज्यादा एम्फेसिस, एंड आई एम टॉकिंग फ्रॉम अ यंग स्टूडेंट्स पर्सपेक्टिव या यंग लॉयर जो नया एंट्रेंट आया प्रोफेशन में, तो ज्यादा इंपॉर्टेंट कई बार सवाल क्या आता है कि क्या है, प्लीडिंग है एज इन या ड्राफ्टिंग है, या फिर ओरल आर्गुमेंट्स ज्यादा जरूरी है? Let me put it like this. If oral arguments cannot win a case for you when it is hopeless, if your pleadings have to be up to a certain standard. इससे मैं कहूँगा कि सबसे important चीज जो है, अगर आपको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करनी है, अपनी भाषा को ठीक कीजिए. प्लीडिंग, अच्छी प्लीडिंग के बिना सब कुछ खराब हो जाता है. I have won very bad cases because the other side's pleadings were horrible. I have been yelled at by innumerable senior counsel because my own pleadings were insufficient. You have to be very precise. हम हमारा जैसे अगर हम वॉरियर्स हैं तो हमारे वेपन्स क्या हैं? शब्द हैं जी. हम और वकीलों की ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हम बहुत बड़े शब्द इस्तेमाल करते हैं. वेयर फॉर, हियर एंड आफ्टर, ऑल ऑफ दीज big words we use complicated Latin maxims, and this is an important thing which you learn from as a corporate lawyer as well, कि हमारी ऑडियंस क्या है. अगर हमारी ऑडियंस नॉन लॉयर्स की है, we should simplify our language, use positive voice instead of it was said that Rahul is an idiot. I will say Rahul is an idiot. I don't have to say it was said that. You know what I'm trying to say. अपने सेंटेंस को छोटा करिए, अपने टेंस को सही करिए, सही शब्दों का इस्तेमाल करिए, छोटे शब्दों का इस्तेमाल कीजिए. और जब सुप्रीम कोर्ट में आप आए हैं, फॉर एग्जांपल हाई कोर्ट में आप आए हैं, आपके पास 2 या 3 मिनट है, जज ने 50 फाइलें पढ़नी है. अगर आपकी साइनॉप्सिस आपके 1.5 पेज में आपने समझा दिया कि आपका केस क्या है, तो इट्स बेटर ना कि जज साहब पढ़े पूरे 75 पेज का आपका आर्ग्यूमेंट, फिर आपको कहाँ पे आपने क्या सेंस बनाई है. सो योर प्लीडिंग्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. और मतलब, और अगर आपने लोअर कोर्ट में आपका रिकॉर्ड प्लीडिंग का सही नहीं है कि आपने ये बात नहीं कही, उससे बहुत फर्क पड़ता है. कई बार मतलब एट द एपेलेट स्टेज और एट द लोअर कोर्ट स्टेज योर प्लीडिंग्स रियली मैटर. तो जो हम रॉन्ग डिनाइड करते हैं वो बहुत जरूरी चीज है. आपको लगता है कि एज अ यंग लॉयर कि आपको आपके सीनियर ने आपको दे दिया रॉन्ग डिनाइड सारे में करना है, लेकिन उसकी बहुत वैल्यू होती है. अगर आपने एक ट्रायल में रॉन्ग डिनाइड नहीं किया तो आपने वो बात मान ली है ना. और अगर आपने एक करेक्ट चीज प्लीड नहीं करी, फॉर एग्जांपल अगर आपको आपका एक सूट है फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, आपने ये नहीं कहा आई एम रेडी एंड विलिंग टू डू इट, तो आपके बिकॉज ऑफ दैट फ्रेजोलॉजी यू हैव लॉस्ट द केस. सो योर प्लीडिंग्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट. And quite frankly, I have never found it why some people take a different view on this. But मेरे को तो लगता है कि जब हमारी pleading होती है सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, I put cases also. अगर कोई केस आपके फेवर में है या आपके उसमें है, तो आप उसमें एटलीस्ट मैं तो डालता हूँ. मुझे लगता नहीं उसमें कोई खराबी है. I don't want my pleadings to be 1000 pages. They should be 25 pages, but or 20 pages or 15 pages or 10 pages. But उसमें
पूरा कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए. एटलीस्ट आई फोकस अ लॉट ऑन माय प्लीडिंग. तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. मेरे पास एक केस है which started in the 1970s. It's a matlab it's a very old case, much before I was born also, and the reason why it is pending is nobody's fault. It is because of various factors. लेकिन जब मैंने उसकी ओरिजिनल प्लीडिंग पढ़ी from 1973 के जो ओरिजिनल जो पिटिशन बनी थी, it was beautifully drafted. Instead of जैसे हम लोग इतने लंबे लंबे से करते हैं, it was crisp, it was clear, and it was excellent. मैंने सोचा कि हम maybe because they had more time back then, or they were more careful, the judges were more particular about things, so they had. पर मुझे लगता है कि हम आज भी, अगर मैं कुछ काम करता हूँ, अगर आप कुछ काम करते हैं, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जितनी अच्छी तरीके कर सकें उतना अच्छा करना चाहिए. So I think lawyers should definitely spend time on their pleadings. Arguments are very important, but they will not go anywhere with you if your pleadings are not there. कहते हैं कि मतलब pleadings के basis पे ही आपकी arguments होती हैं. So arguments are very important. You have to focus on them. That is why you engage senior, because they कहते हैं last mile service तो arguing की होती है ना. अगर आप मुंह नहीं खोल पाए कोर्ट में तो फायदा क्या हुआ. लेकिन मोस्टली जज पढ़ के आते हैं, दूसरी साइड आपके पढ़ के आती है, जो सारा जवाब होता है. maybe at some point if a judgment comes in 3 months time, people will not remember कि आपने क्या आर्ग्यू किया था, लेकिन जो लिखा हुआ है वो उनके सामने है. तो प्लीडिंग बहुत जरूरी है. और मैं तो कहता हूँ कि what I tell my colleagues, my young juniors when they join me, if they want to improve their language, all of us want to improve our language, read old Supreme Court cases. जो AIR 1950 की फॉर एग्जांपल पतली सी छोटी सी वॉल्यूम है, उसमें आप केसेस पढ़ने शुरू करिए. मुझे एक बार ये भानुमति साहब ने बताई थी बात कि आप जो AK गोपालन का डिसीजन है, यू मे नॉट लाइक इट, बट अगर आप उनके पढ़ोगे जजेस ने क्या रीजन दिए तो आपको उनके लिए बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट आपका बढ़ेगा, एंड यू विल सी कि क्लैरिटी क्या होती है. I think all young lawyers should read judgments. If they read older judgments from 1950s and all, they will see how to write clearly, how to write well, and how to win cases, which is the most important thing. आपने बहुत सुंदरता से ये बात कही राहुल. मैं समझता हूँ वकील का जो एक रोल होता है समाज में किसी योद्धा से कम नहीं है. अब यही बात हो गई कि अगर शब्द हमारे तर्कश में पड़े बाण हैं, तो जो हमारा धनुष है वो हमारी ओरल आर्ग्यूमेंट्स हो गए, क्योंकि अगर हमारे तर्कश खाली होगा, उसमें बाण नहीं होंगे, तो हम वार कैसे करेंगे और अपने केस को समझाएंगे कैसे. जो हमारा जो निशाना है उस पर हम चूक सकते हैं. तो आपने बहुत तरतीब से अपनी बात रखी. अंतिम चरण में आते हुए एक आखिरी सवाल, क्योंकि यंग दर्शक जुड़े रहते हैं हमसे हमेशा, तो उनके लिए आपका एक एंड नोट, एक जो कहते हैं कि उनके लिए आपकी क्या एक मशवरा है, क्या राय रहेगी कि क्या क्या उन चीज़ों वो फोकस करें लॉ स्कूल की लाइफ में, क्या कितना स्ट्रेस लेना चाहिए, कितना नहीं लेना चाहिए, और वकालत के क्षेत्र में मन बनाने के लिए जो 5 साल की पढ़ाई करते हैं उसमें इंटर्नशिप किस किस तरह की वो करें, इस पे अगर आप थोड़ा सा रोशनी डाल सकते. देखिए, ये इतनी लोगों की इतनी इंडिविजुअल जर्नी होती है कि इसका कोई एक सही जवाब नहीं होता. कई लोग कई चीजें कर सकते हैं. मुझे तो लगता है कि आजकल मतलब पीपल आर वेरी फॉर्चुनेट. अगर जो चीजें मुझे अब पता है जो आज हो सकती हैं, अगर मुझे 99 में पता होती, 99 में पता होती जब मैंने कॉलेज शुरू किया था, तो मे बी आई वुड हैव टेकन सम डिफरेंट स्टेप्स एज वेल. देयर आर सो मेनी डिफरेंट ऑप्शंस नाउ. People can join companies, people can do policy positions. International law is more open than it has ever been before. So it is useful to talk to people. जो आपको अगर आप कुछ करना है तो आप लोगों से बात कीजिए. शर्म में मत रहिए कि आके मैं इनको तंग नहीं करना चाहता. लोगों से बात करिए, लोग आपकी हेल्प करेंगे. अगर आप लोगों से बातें करेंगे, आपको आइडिया मिलेंगे कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. ऑलवेज यू शुड डू जो आपको इंटरेस्टिंग लगे, जो आपको जिसमें वो बनी रहे. सक्सेस will come to you. Success comes to people who work hard and who enjoy what they are doing. अगर आपको लगता है कि आप और ऐसी बात नहीं है कि अगर आपने ये नहीं किया तो आपको सक्सेसफुल नहीं है. जैसे मैं कई लॉ फर्म्स फॉर एग्जांपल पे सो वेल, so when you are a young junior, whether you want to join a law firm who is going to pay you 10 times the amount, or you want to join a lawyer in the trial courts who will pay you much lesser, but the question is at some point you will get that success anyway. आपको जो आपको इंटरेस्ट है वो आपको करना चाहिए. यू शुड ट्राई डिफरेंट थिंग्स. अगेन दिस इज आई एम नॉट स्पीकिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस, बिकॉज मेरी तो इंटर्नशिप एक ही रही और मुझे इतना अच्छा लगा कि मैंने और कोई इंटर्नशिप करी नहीं. एक इंटर्नशिप करी मैंने ज्योति सागर में टुवर्ड्स द एंड ऑफ लॉ स्कूल, और हमारी 2-3 महीने की इंटर्नशिप थी. एक लॉ कमीशन में थी, एक NHRC में थी. बट मोस्ट ऑफ माई इंटर्नशिप वाज एट वन ऑफिस बिकॉज आई जस्ट गॉट अलोंग सो वेल ओवर देयर. आई रियली एंजॉयड इट. बट मुझे लगता है कि अगर आपका ये ऐसा नहीं है, और ऐसा कई बार हो सकता है, ट्राई डिफरेंट प्लेसेस. Do a litigation internship for sure. Do a corporate law internship. Try to do a policy internship. जैसे हमारे दोस्त अपार गुप्ता की ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन, जो बहुत अच्छा काम करती है,
और जो पॉलिसी इश्यूज में भी उनका काफी वो है, आप पॉलिसी इश्यूज को भी कंसिडर कीजिए। और हमारे कुछ और दोस्त हैं, फॉर एग्जांपल वो बिकम इंटरनेशनल लॉयर्स एज वेल, जो इंडिया में उन्होंने फोकस ऐसा किया, फिर बाहर जाके वो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ में काम किया, यूनाइटेड नेशन में काम करते हैं, उस टाइप की डिजाइन। ये सब ऑप्शंस हैं आपके लिए। ऐसा नहीं है कि आपको कि एक ही तरीका है सक्सेस, यू कैन डू डिफरेंट थिंग्स। इफ यू वांट टू टीच, you should study further. There are all kind of issues, so keep an open mind, decide what you like to do as much internship as possible. और कॉलेज लाइफ में स्ट्रेस तो, वकीलों की लाइफ में स्ट्रेस ही स्ट्रेस है, वो स्ट्रेस कभी जाएगा नहीं आपका। बट यू डोंट हैव टू, मुझे तो लगता है कि कॉलेज में अगर आपको you should learn how to focus on things, but you don't have to kill yourself in it. ऐसा नहीं है कि आपको 20 घंटे पढ़ने की जरूरत है, वो पॉसिबल भी नहीं है, वो सेंसिबल भी नहीं है। लेकिन स्मार्ट स्टडी आप कीजिए, सोचिए अब आप क्या क्या कर रहे हैं, उसका क्या वो है, is this a good law, does this make sense to you? That is a good perspective always to study as a student, and work but don't kill yourself working. Do internship, but ऐसा नहीं है कि मतलब हर रोज आपको internship के लिए जाना है। You have to have a little bit of a balance in life. जैसे आई थिंक केतन ने भी कहा था, मैं इसकी इंटरव्यू देख रहा था, कि जिंदगी में बैलेंस की जरूरत है। मुझे भी लगता है, जैसे कोविड टाइम्स में I have discovered that we used to waste so much time, and now that you have time, you can you spend more time on exercise. I, for example, have been writing a lot. I've been writing for various newspapers and all, which is something which I have not done in many years, but it's great fun. So उसमें भी मतलब उसमें भी again it's a intellectual exercise. टीवी के सामने बैठने से बेहतर है कि आप कुछ करो। ऐसा नहीं है कि आप बोरिंग इंसान बन जाओ, सिर्फ सारे टाइम किताबों में पढ़े रहो, बट जरा सा फोकस की बात है, टाइम मैनेजमेंट की बात है। और सक्सेस सबके लिए है, आप नेशनल लॉ स्कूल से हो या एमआईटी लॉ स्कूल से हो, सक्सेस इज फॉर एवरीबॉडी। इफ यू वर्क हार्ड, यू विल गेट देयर। बहुत अच्छी बात आपने बताई राहुल, हमारे सभी दर्शकों के लिए, क्योंकि लॉ अपने आप में एक भवसागर है, और अगर आपको मोती ढूंढना है तो सीप की खोज करने के लिए आपको गहराई में तो उतरना ही पड़ेगा। ये आपने बहुत सुंदर तरीके से इसका वर्णन किया। राहुल, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आपका कि आप हमारे चैनल पे आए, आपने इसकी शोभा बढ़ाई और लोगों तक अपनी बात बहुत साझे तरीके से आपने रखी। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप प्रोफेशन में पर्सनली आप ग्रो करें, दिन दुगनी रात चौगनी आप तरक्की करें, और हम जैसे लोगों को हमेशा अपना ज्ञान देते रहें, ताकि हम भी उस ज्ञान के मार्ग की तरफ हमेशा अग्रसर रहें। आपसे जुड़े रहूंगा, और फ्यूचर में अगर ये चैनल हमारा लोग देखते रहे तो उनसे एक गुजारिश और रहती है कि इसको प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम और अपने गेस्ट को ला सकें, और आप तक जो बात है एक जनहित में, और जो हमारी छोटी सी मुहिम है सुई सून के जरिए, उसको आप तक बढ़ा सकें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, सी यू सून। ओके, थैंक यू।